हाँ, लेकिन ये अप्रोच भी तो ठीक नहीं है ना कि वो लैंग्वेज बदलने से क्लास आपकी जो है वो। ये अप्रोच बिल्कुल ठीक नहीं है। सवाल ये पैदा होता है कि क्या आपने लोगों को इतना शऊर दे रखा है कि वो ज़ुबान, सकाफ़त और जो एक मतलब क्लास है उसके ताल्लुक़ को समझ सकें। पाकिस्तान की सियासत और इससे जुड़ी हुई जितनी भी बातचीत है वो या तो डिप्रेस कर सकती है आपको या आपको हंसा सकती है। तो आपके पास दो ही चॉइस, हाँ, आपके पास दो ही चॉइसेस हैं। या आप बैठ के डिप्रेस हो या आप इसको कॉमिकली एंजॉय करिए। जो मानी आपको लग रहा होता है वो भी मुकम्मल मानी नहीं होता। आप एक बंद कमरे में हाथी के एक हिस्से को हाथी समझ रहे होते हैं, क्योंकि तमन्ना की वुसअत की किसको खबर है। तो यही है कि मतलब हर गुजरते हुए लम्हे में यही नारा लगाते हैं, हसन गुज़ागर होश में या हसन अपने दीवारों दर पर नजर। थैंक यू सो मच हसन भाई फॉर योर टाइम। और जो खूबसूरत शर्ट आपने पहनी हुई है, जो हसन कूज़ागर आपने उस पर लिखा हुआ है, और उससे ना मुझे अपनी, चूँकि हसन कूज़ागर और नून मीम राशिद जी जी। और इसकी जो रिसाइट किया इसको ज़िया मोइनुद्दीन साहब ने ना, तो वो मेरा इससे बड़ा एक पुराना और एक गहरा ताल्लुक़ है। ये मेरी पहली फिल्म थी इन सेंस ऑफ होता है ना कि यार जो कि प्रोफेशनल प्रोडक्शन के साथ थी। बैक इन 2008 की बात है। अच्छा। और उस वक्त जो है मैंने ये बनाई, और ये मैंने पूरी ना इसकी विजुअलाइजेशन की, जहाँ ज़ाद नीचे गली में तेरे दर के आगे, ये मैं सोख्ता सा रसन कूज़ागर, तो जो सुबूरे अतार यूसुफ की दुकान पर देखा तो तेरी आंखों में वो ताबनाकी थी। वाह। अच्छा, अब वो उस वक्त ठीक है ना, मतलब आप इस बात को भी देखें कि 14-15 साल हो गए, और वो हमने शूट किया अंदरून पिंडी में ना, उसको पूरा उसको उसी तरह से विजुअलाइज किया, बूढ़े उतार यूसुफ की दुकान बनाई और सब कुछ किया। और मैंने जो है ना वो उस वक्त ज़रा वो था कि एक कॉन्फिडेंस लेवल ऊपर था, तो मैंने ना उसको बना के, उस वक्त सीडी होती थी, वो मैंने ज़िया साहब को भिजवा दी। कहीं से मैंने कांटेक्ट लिया, कुछ लिया, उनको भिजवा दी, और उन्होंने कहा सर आपका क्रिटिकल फीडबैक चाहिए। और कोई मेरा ख्याल है उससे अगले दिन ही जो है ना मुझे कॉल आ गई उनके नंबर से। मैं तो एकदम एक प्रेशर भी, और ये कब की बात है? ये 2008 की बात है। अच्छा। 2008 या 9 की बात है। तो उन्होंने कहा जी बेटा आपने एफर्ट बड़ी अच्छी की है, लेकिन ये जो आपने अतार यूसुफ इसमें बनाया है, और ये जो आपने बगदाद की गलियां आपने दिखाई हैं, अच्छा फिर हमने कश्तियां और वो खानपुर डैम का पिछला हिस्सा और वो पूरा उसको उस तरह से विजुअलाइज किया। तो उन्होंने ना बस उन्होंने कहा कि पुत्र ये तुसी की कर देता है, तुसी ना कर देते बेहतर सी। हाँ। वो बिल्कुल ठीक है। वो बिकॉज वो है कि खैर एक और चीज़ भी है पाकिस्तान में, कुछ लोग आर्टिस्ट का जो भी क्रिएटिव वर्क होता है, इसका ये मतलब वाकई नहीं है कि उसे जैसे जैसे मर्जी इंटरप्रेट कर लिया जाए, लेकिन वो वर्क या वो काम एक पब्लिक डोमेन में हुआ होता है। उसके ऊपर किसी का पर से वैसे इस्तेहकाक नहीं होता कि जैसा मैं इसको समझ रहा हूँ सब लोगों पर लाजिम है कि वो इसको वैसे ही समझे। एक आदमी है जिसने बगदाद नहीं देखा, और बगदाद कौन सा एक मुंजमद शहर का नाम है, ठीक है। मैं आजकल जिस बगदाद के बारे में पढ़ रहा हूँ वो बगदाद 1910 से लेके 1900 यानी कि 20वीं सदी के दूसरी दिहाई का बगदाद है, ठीक है। मैं एक चिट्ठी पढ़ रहा था, उसमें बगदाद वाले आदमी ने लिखा था, और ये एक मतलब एक बंगाली मतलब कैलकटा का एक मिलिट्री ऑफिसर है जो डॉक्टर है। उसने लिखा है, अब उसकी सारी जो इमेजरी है बगदाद की, ठीक है, वो वहाँ से है। ये जो पुरानी
दास्तानें थी और उसमें वो सुल्तान के दरबार और ओ मौलिक बागात और ये और वो, जब वो पहुंच रहा है तो अब ये 20वीं सदी का, तो वो अपनी माँ को लिख के भेजता है कि मक्खियाँ ऐसी हैं और मच्छर इतने बड़े हैं, पता नहीं कौन से बादशाह थे और पता नहीं कौन से बागात थे और पता नहीं कौन सी नहरें थी और पता नहीं कौन से बाजार थे। मुझे लगता है कि हर कहानी की तरह ये कहानी भी बहुत झूठी थी और ये शहर भी बहुत झूठा है। सो अगर बगदाद भी इस एब एंड फ्लो में से गुजरा है और अब एक बिल्कुल मुख्तलिफ चीज़ बन चुका है, तो खैर अब वो बात नहीं है, लेकिन बहरहाल ये तो नहीं ये करना। शर्ट आई कहाँ से ये, क्योंकि ये कमर्शियली या पब्लिकली तो कहीं ये हसन पूजागर कहीं अवेलेबल नहीं है। कुछ मंटो के हवाले से हमें चीज़ें मिलना शुरू हो गई हैं, कुछ प्रोडक्ट्स मिलना शुरू हो गई हैं, तो ये आपने कहाँ से, ये अपनी तख्लीक है कोई? कुछ तख्लीक इसमें कुछ तख्लीक है नहीं, ठीक है। एक हमारे दोस्त हैं, उनका नाम है यासिर वसीम साहब, उनका नाम ही है यासिर वसीम साहब, साहब उनके नाम का अच्छा, वाह जी। वाह वाह मतलब वो कहते हैं कि जब भी मुझे बुलाना है तो आप मुझे यासिर नहीं बुला सकते, मुझे यासिर वसीम साहब कह के बुलाएंगे। वाह। सो यासिर वसीम साहब जो है, उनको मैंने कहा कि यार मेरा हो सकता है ये मेरे अंदर का शनाख्ती बहरान हो, लेकिन मैंने उसे कहा कि यार कुछ 2-4, और तो हमने ऐसे 5-6 शर्ट्स बनवाएंगे। मिसाल के तौर पे एक और शर्ट है, उसके ऊपर हमने लिखवाया है ये होना दुख है, ना होना दुख है। फिर दूसरी शर्ट एक बनवाई है, मुझे मालूम है तुम थक चुके हो मगर अब वाह। क्या करें, रास्ता यही है। बड़ी दुखी शर्ट्स नहीं जी, बनवा वो लिया? दुखी शर्ट होती भी ब्लैक में। अच्छा, जी। हाँ, अच्छा। शर्ट्स के हवाले से ये है कि कुछ 2012-13 की बात है, कि मुझे मतलब मैंने सबसे पहले एक शर्ट देखी, वो सफ़ेद रंग की शर्ट थी और उसके ऊपर 2 लाइन्स लिखी हुई थी। पहली लाइन थी ये शर्ट, उसके आगे 3-4 डॉट्स थे, फिर लिखा हुआ था यहूदियों की साजिश है। ठीक है, तो वो शर्ट पहन के मैं एक दफ़ा यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात चला गया। अच्छा, वाह। तो वाकई थोड़ी देर के बाद 4-5 नौजवान इकट्ठे हो गए और उन्होंने कहा कि देखिए आप ऐसे नहीं कह सकते, क्या मतलब क्या है आपका? उनकी तिवड़ियाँ चढ़ गई और मुझे अंदाजा हुआ ओह। कि ये हर जगह पहन के जाने वाली शर्ट्स नहीं। फिर एक शर्ट मैंने किसी के पास देखी थी, वो कनाडा में कोई पाकिस्तानी थे, उनका आइडिया था वाजिबुल कडल, जो अच्छा, कि वाजिबुल हाँ, कत्ल का कडल, हाँ वाजिबुल कडल हाँ, बनाया। वो उसमें, अच्छा। तो ये मतलब मेरा इंटरेस्ट इन चीज़ों में है मुझे। अच्छा, वो नहीं नहीं, वो तो मुझे पता है कि आपका काफ़ी जो है ना वो हट के, और वो जो आपका ताल्लुक है। तो हसन, मुझे ये बताएं कि मिलिट्री का बैकग्राउंड और पूरा आपका 17-18 साल आपने गुजारे, और फिर उसके साथ आपकी लिटरेचर के साथ मोहब्बत, बल्कि पिछले दिनों जो है वो एक किताब है सब्जेक्टिव एटलस ऑफ पाकिस्तान, और उसमें मैं वैसे ही आई वाज, मतलब मैं गोइंग थ्रू और मैं पढ़ रहा था, और एक आर्टिकल मुझे आपका मिल गया, आर्टिकल्स ऑफ लव, आर्टिकल्स ऑफ और जिसमें आपने पूरी कहानी अपनी जो है वो सियाचन वाली, और वो जो ख़त और वो चिट्ठियाँ और वो जो शादी का कार्ड, तो ये लिटरेचर से हमेशा से ये एक ताल्लुक था, ये कहीं था ये तो ज़ाहिर है वो जिस तरह पुराने टीवी में मुझे बचपन से आने का शौक था, ये ऐसा लिटरेचर का कोई ये था नहीं। और याद रहे कि मैं आई ग्रू अप बिटवीन 83, 4, 5, 6, 7 ये फॉर्मेटिव ईयर्स से, तो उस वक्त वैसे भी अदब जो है उसके साथ जो लोग मुंसलिक थे वो कोई इतने ग्लैमराइज उनको नहीं किया जाता था, मतलब वो खस्ता हाल टाइप लोग होते थे। खैर उस वक्त वैसे भी इतना वो नहीं था सिलसिला ऐसा, लेकिन हाँ मुझे बचपन से किताबें पढ़ने का शौक है, और अभी भी किताबें, मतलब मेरा ज़्यादातर वक्त पढ़ने में गुजरता है। तो इसलिए वो जो आपने देखा वो उस वक्त तो ये था कि फिर मैं चूँकि पब्लिक स्कूल में गया, तो पब्लिक स्कूल की एक रूटीन होती है, बड़ी रेजिमेंटेड सी लाइफ होती है कि सुबह 6 बजे उठेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, और रात को सो जाएँगे। और हम मतलब जैसे एक कमरे में अगर हम 13 लोग थे, या जब ज़्यादा सीनियर ग्रेड्स में गए तो कुछ एक कमरे में 6 लोग थे, और उसके बाद एक कमरे में 2 और एक कमरे में 1। तो इस पूरी ज़िंदगी में एक वो रोज़नामचा या एक डायरी या जिसको आप जर्नल कहते हैं, वो हर रोज़ लिखा करते थे। अच्छा। और ये भी मुमकिन है कि मेरे वालिद साहब जो थे वो उनको बही खाते लिखने का उनका खैर रोज़गार का भी हिस्सा था, और वैसे उनको शौक भी था। तो ये भी हो सकता है कि मैं अक्सर पुरानी चीज़ें देखता हूँ तो एक इंतहाई लायानी और बेमानवी जुज़ियात, मतलब मैं अगले दिन देख रहा था तो अमेरिका में मैं किसी स्टेट में गया हूँ और मैंने लिखा है कि यहाँ पे इतने
रुपए के हमने सूवेनियर्स लिए हैं, ये किया, मतलब एक गैर मामूली तफसील। इसके बाद में मुझे लिखते वक्त अंदाजा है कि जिंदगी में मेरे कभी काम नहीं आएगी, लेकिन शायद ये जैसे मुमताज़ मुफ्ती कहते हैं कि उनके वालिद साहब जो थे वो हर चीज़ लिखा करते थे, तो कोई हो सकता है कोई बही खाते वगैरह वगैरह, कोई इस तरह का कनेक्शन एक मेमोरी तो होती है ना वो आपको। हाँ, अच्छा, लेकिन ये कोई पर से एक डेलिब्रेट एफर्ट नहीं है कि मेमोरी क्रिएट की जाए, ठीक है। ये कोई इस तरह नहीं जैसे आजकल बहुत लोगों को वो होता है कि मेमोरी क्रिएट होनी चाहिए, इसके आजकल वो जर्नलिंग और वो डायरी और डिजिटल डायरीज और वो सब डिजिटल डायरीज, और मतलब एक बहुत हर शख्स के ऊपर एक नादीदा सा दबाव है कि उसने अपनी ज़िंदगी का हर लम्हा जो है उसको किसी न किसी हवाले से उसे मतलब मुक़य्यद करना है, लफ्ज़ में, तस्वीर में, और मतलब ये मेरी राय में ये एक फॉल्स सेंस ऑफ वैलिडेशन है। कुल मतलब लोगों को खामखा एहसास है कि ज़िंदगी के किसी लम्हे में जाके वो बहुत अहम हो जाएंगे, तो इसलिए लोगों को पता होना चाहिए कि जब वो गैर अहम थे तब भी वो अहम काम कर रहे थे। मिसाल के तौर पे आप अपनी मतलब पहली पे स्लिप संभाल के रख लें कि कल जब आप रतन टाटा बन जाएं तो आप लोगों को दिखाएं कि यार ये मैंने 1200 रुपये माहवार पे काम शुरू किया था। बिकॉज हर फर्द ये समझना शुरू हो गया है कि एक वक्त आएगा कि मैं बहुत अहम हो जाऊंगा, और वो जो वैल्यू ऑफ आर्काइव, हाँ वो वैल्यू ऑफ आर्काइव होनी चाहिए, बिकॉज जाहिर है जितनी भी आर्काइवल चीज़ें होती हैं वो हमें एक तरह की ऐसी विंडो देती हैं जिससे हम उस तहजीब में या उस दौर में झांक सकते हैं। तारीख़ सिर्फ मौरख़ नहीं लिख रहे होते, तारीख़ बहुत हवालों से लिखी जा रही होती है। और अच्छा, लेकिन मुझे अभी ये लगता है कि जो हम इसी आर्काइव करने की बात कर रहे हैं और जिस तरह हम ये क्लिक्स कर रहे होते हैं और सेल्फीज ले रहे होते हैं और किसी अच्छे लैंडस्केप में जाते हैं तो उसकी बेशुमार तस्वीरें, कहीं अच्छे दोस्तों में जाते हैं तो ग्रुप्स की वो तस्वीरें ही तस्वीरें, और मैं इस वक्त उस दिन मैं अपने फ़ोन में देख रहा था कि मेरे फ़ोन की मेमोरी फुल होने वाली है और 20,000 तस्वीरें उसमें हो चुकी हैं। हालांकि मैं उतनी नहीं लेता, लेकिन मेरा वो हौसला नहीं होता है कि मैं उनकी जो है ना फ़िल्टर करूं और उनको डिलीट करूं और वो सब कुछ करूं। तो मुझे ये लगता है कि शायद एट सम पॉइंट के शायद नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और अब मैंने कोशिश शुरू की है कि मैं जो है वो अवॉइड कर रहा होता हूँ कि मतलब इस मोमेंट को एंजॉय कर लें, इसका लुत्फ ले लें। दरअसल जब आपको एक तस्वीर 5 रुपए की धुल के भिला करती थी, जब नेगेटिव होता था, जब ये पूरा सिलसिला था, फोटोग्राफर्स थे, जैसे पीएमए के बड़े मशहूर फोटोग्राफर्स हैं, नवाब सन्स उनका नाम है, मतलब वो दुकान है उनकी, फर्स्ट पाकिस्तान बटालियन की बैक साइड पे उनकी दुकान है। आप उनको जाके कहेंगे भाई मुझे 1948 में सेकंड पीएमए लॉन्ग कोर्स के असॉल्ट कोर्स की तस्वीरें चाहिए, वो आपसे ये नहीं पूछेगा कि ओहो ये तो ढूंढनी पड़ेगी, वो आपसे पूछेंगे आपको कासिम कंपनी की चाहिए, आपको सलाउद्दीन कंपनी की चाहिए। वाह, ठीक है, वाह, मतलब ये हाँ, और ये तब तक, अब आप उनको जाके बताएंगे तो वो कंप्यूटर खोलेंगे, ठक 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 करके फोल्डर निकालेंगे। इस हवाले से एक और छोटा सा वाक़या है, पता नहीं वो आपके इस मौजू से मुंसलिक है या नहीं। मैं रहमत ग्रामोफोन हाउस एक लायलपुर में बहुत मशहूर दुकान है, रहमत ग्रामोफोन हाउस जो है उसका पाकिस्तान के जो मौसीकी का पूरा सिलसिला है उसके ऊपर इतने उपकार हैं, ऐसे ऐसे एहसानात हैं, वो आदमी वो लेके आए हैं जो कि अगर रहमत ग्रामोफोन हाउस ना होता तो कभी भी वो आवाज़ रेडियो या रिकॉर्डिंग के ज़रिए हम तक ना पहुंचती। वाह, ठीक है, और मतलब बहुत लोग हैं, एंड इट स्टिल एग्जिस्ट। नहीं अब नहीं, अच्छा, अब ख़त्म हो गया। अताउल्लाह ईसा खिलवी साहब हैं, ठीक है, जो कि रहमत ग्रामोफोन हाउस के रास्ते हम तक पहुँचे हैं, और बेशुमार मतलब आर्टिस्ट हैं। ये लायलपुर में एक बाज़ार, 8 बाज़ार हैं, उसे एक बाज़ार की एक गली में एक दुकान थी, ठीक है। तो मैं आज से कोई 8-1 साल पहले रिसर्च कर रहा था कि ये क्यों बंद हुई, बिकॉज सिर्फ वो दुकान नहीं ना बंद हुई, उसके साथ बहुत कुछ चला गया। हाँ, वो निज़ामुद्दीन दिया गल्ला उसके हाँ, साथ चली गई, मतलब, और वो पूरा एक सिलसिला था जो चला गया। नुसरत अली खान साहब की जो इब्तदाई चीज़ें हैं वो उनके पास हैं, जितने भी लायलपुर के, मतलब वो पूरा एक रेडियस में जो भी लोग आया करते थे वो वहाँ पे म्यूज़िक, मतलब आप ये कह सकते हैं कि वो उस वक्त का स्पॉटिफाई था। ठीक है, सो जब मैं उनके पास गया तो मैं उनसे बात कर रहा था, रहमत साहब का तो इंतकाल हो चुका था, उनके बेटे थे, उनसे मैं बात कर रहा था।
तो और ऐसा नहीं है कि इस दुकान ने सिर्फ ज़वाल ही देखा है, मतलब जब ये कैसेट्स आना शुरू हो गई, उन्होंने दुकान की एक छत बना ली, एक मंजिल पीछे एक्सटेंड कर लिया, नीचे रिकॉर्डिंग स्टूडियो डेवलप कर लिया, काफ़ी कुछ उन्होंने किया। फिर अचानक ये सब सिलसिला ख़त्म हो गया, कैसेट ख़त्म हो गई, सीडी आ गई। फिर तो हम बात कर रहे थे कि देखें ये इस तरह हुआ, इस तरह हुआ, इस तरह हुआ। तो थोड़ी देर में एक लड़का आया, उसके हाथ में यूएसबी पकड़ी हुई थी, उसने यूएसबी उनको दी। तुम तो कहते यार ये इंज करो, जगजीत पा दियो, कितने पैसे होंगे? उसने कहा 50 रुपये। उसने कहा भाईजान ये काम हुआ है, 50 रुपये में पूरा जगजीत डलवा के ले जाओ। ठीक है। फिर उसने मुझे दिखाया कि देखें वो जगजीत का सेक्शन, उधर जगजीत की एक पूरी लाइन, मतलब सो आप ट्राई टू अंडरस्टैंड कि एक बॉडी ऑफ वर्क जो है एक पूरे आर्टिस्ट की कितनी बड़ी है। ठीक है। और वो श्रिंक होके, मतलब वो अच्छा हुआ है, खैर हर आदमी अब सुन सकता है, एक्सेसिबल हो गया है। लेकिन इन चीज़ों की एक जाहिर है मतलब, और ये वही बहस है जो आज से कई दहाइयों पहले हुआ करती थी कि पक्का गाने वाले जो थे वो कहते थे कि नहीं हमने प्लेबैक में नहीं आना। ठीक है। लेकिन फिर इवेंचुअली बड़े गुलाम अली खान साहब जो थे उन्होंने मुग़ल आज़म के गाने 2 गीत हैं उन्होंने गाए। सो ये जब मतलब वो स्केल्स में चली जाती है बात, और मतलब फ़न जो है वो डिजिट्स में इसमें ढलना शुरू हो जाता है, तो फिर वो अपनी हैयत बदल लेता है। तो इसी तरह जब आपके पास बेतहाशा तस्वीरें हो जाती हैं तो आप मतलब आप वो वक़्त उसकी जो है वो नहीं रहती, उस तरह से नहीं रहती, बिल्कुल नहीं रहती। और फिर मतलब ये जो है ये अबंडेंस हो जाती है ना, चॉइस काम खराब कर देती है कि भाई ये मतलब। अच्छा, आपकी वोकैबुलरी मुझे ये बताएं। और मैंने कहा मैं हसन के साथ जब बैठता हूँ ना तो ये उर्दू की कौन सी ग्रामर और कहाँ से ये अल्फाज लेके आता है, तो ये क्या कहाँ से ये क्या कमाल है आपके पास, मुझे ये बताएं ना। मैं पहले सिगरेट नहीं पीता। नहीं इसका मतलब थोड़ा सा एफर्ट जाहिर है उसमें है, कोशिश की जाती है, कोशिश करता हूँ मैं कि साफ सुथरी जुबान बोली जाए। हालांकि मैं मतलब मेरी पैदाइश जो है वो एक पंजाबी घराने में हुई और उर्दू बोलने पे बहुत ज़ोर था, लेकिन इसके बावजूद मैं इस बात पे काफ़ी मतलब एक बगावत का अलम बुलंद करता था। और मेरी दादी हमेशा मेरे रेस्क्यू को आती थी। मेरे अब्बा जो थे वो ज़ाहिर है उनकी कोशिश हुआ करती थी कि बच्चे घर में उर्दू ही बोलें, क्योंकि पंजाबी उस वक्त के कॉन्टेक्स्ट में एक ऐसी ज़ुबान थी जिसको बोलने पे लोग शर्मिंदगी महसूस करते। आई थिंक आज के कॉन्टेक्स्ट में भी, आज के कॉन्टेक्स्ट में भी काफ़ी हद तक। और फिर उसका देखिए जो काम लोग करते हैं और फिर उसकी मतलब उसके रद्द में जो काम करते हैं, कुछ हमारे दोस्त ऐसे हैं उन्होंने बच्चों के नाम मतलब अपनी एथनिसिटी को या अपनी जो भी उनका एक जस्टिफाइज कॉज है उसके ऊपर, मतलब बच्चों का नाम आप ऐसा रखते हैं, मुश्किल नाम रखते हैं, वो बच्चे सारी उम्र घबराते रहते हैं कि यार ये नाम तो मेन स्ट्रीम में है ही नहीं। ठीक है। मतलब मैं अपने बच्चे का नाम दुल्ला भट्टी रख दूं, ठीक है, मेरी एसोसिएशन में मेरी एफिलिएशन हो सकता है दुल्ला भट्टी के साथ हो, लेकिन आपने एक दूसरे आदमी के ऊपर अपनी पूरी जो है वो जंग जो आप नहीं लड़ सकते थे और बाद में आपने नाम के जरिए लड़ी, उसका बोझ डाल दिया। ठीक है। तो ये आप ये नहीं, अब फिर पॉलिटिकल करेक्टनेस का लेंस लगा के आप ये नहीं कह सकते कि आपके वालिदैन ने ऐसा क्यों किया, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। भाई आपको समझने की ज़रूरत है, वो शाहदरा से उठ के आए थे, उनकी उम्मीदों का मरकज़ ये था कि उनके बच्चे जो हैं मतलब वो एक सोशल मोबिलिटी में ऊपर चढ़ना चाह रहे थे और उनको ये हक हासिल है कि वो, जैसे मुआशरे में हर बंदे को हक हासिल है कि वो अपनी क्लास को उठाए और वो एक जगह से दूसरी जगह जाए, वो पंखे से कूलर और कूलर से एसी का सफ़र तय करे। हाँ, लेकिन ये अप्रोच भी तो ठीक नहीं है ना कि वो लैंग्वेज बदलने से क्लास आपकी जो है वो, ये अप्रोच बिल्कुल ठीक नहीं है। सवाल ये पैदा होता है कि क्या आपने लोगों को इतना शऊर दे रखा है कि वो ज़ुबान, सकाफ़त और जो एक मतलब क्लास है उसके ताल्लुक़ को समझ सकें। क्या वो शऊर की इस मंजिल पे हैं? ज़ियाउल हक के दौर में या मतलब हमने आज तक बहुत कभी भी इस मुल्क में ये कोशिश बहरहाल नहीं हुई कि शहरियों के शऊर पे काम किया जाए।
ये किसी ने नहीं किया, बिकॉज ज़ाहिर है हुकूमत के पास इतना वक्त नहीं है, इतने वसाइल नहीं है, और उसको और बहुत से काम करने होते हैं। लेकिन जब हम ये बात करते हैं, मैं खुद चूँकि मेरा ताल्लुक़ एक पंजाबी घराने से है, और आपने लायलपुर की बात की, तो मेरा ताल्लुक़ भी टोमेटिक सिंह से, और फिर कुछ रिलेटिव्स लायलपुर में, कुछ पीरमाल में, कुछ गोजरे वाली साइड पे हैं, तो और उधर डिफरेंट चक्स में डिवाइड आगे है। पेंसरा भी डालने ताकि वैगन का रूट पूरा रूट पूरा हो जाए। सो द थिंग इज कि ये जो शेम ऐड हुई लैंग्वेज के साथ, जो आप शर्मिंदगी की बात कर रहे हैं, तो ये किस तरह से ऐड हुई? क्योंकि आपका अपना काम खुद काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर है और लिटरेचर को लेके है, और ये अभी तक ऐसे, मतलब हम इस एम्बैरेसमेंट से निकल क्यों नहीं पा रहे? क्योंकि आई स्टिल फील, क्योंकि मेरा अभी, मैं एक्चुअली कल ही आया हूँ टोबे से वापस, और मैं अभी ये महसूस, अच्छा अब उधर बड़ा एक इंटरेस्टिंग, टोबे में आपको ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल मिलेगा, मुकम्मल इंग्लिश मीडियम। हाँ, अभी तो एक नया क्रेज है जी, डॉक्टर, हर कोई डॉक्टर बनना चाह रहा है, ठीक है। तो मेरे साथ ना कुछ, अब चूंकि मेरी ड्रेसिंग शायद इस तरह की थी, हालांकि मैंने शलवार कमीज पहनी थी, लेकिन ना वो, हाँ जी ये उदा शरीफ ना मुंडा आया है, तो वो ना, अच्छा बेटा आप किधर है, ये फॉरेन ही लैंग्वेज जो है ना वो चेंज, मैं आगे देखा, मैं क्या, मैं भी इतने ही हाँ, वो फिर ईजी हो जाती कि चलो मुंडे ਨੂੰ कोई आंधी है, थोड़ी बहुती आंधी है। बट ये क्या माइंडसेट जो है ये डेवलप हुआ, और किस तरह से जो है ये हुआ? मुझे तो, मैंने तो बड़ा अंडरस्टैंड किया ये क्या आइडेंटिटी क्राइसिस है। अच्छा, जो ज़्यादा क्रांतिकारी लोग हैं, मतलब जो कहते हैं कि नहीं ये मतलब एक जो एंटी कॉलोनियल सेंटिमेंट है, वो तो ये है कि ये अंग्रेज़ ने हमारे साथ बड़ी सोची समझी साजिश की, और लॉर्ड मैकॉले के पास चले जाते हैं और वहाँ से इसको डिराइव करते हैं कि ये ऐसे है। फिर एक और मकतबा फ़िक्र है, वो कहता है कि भाई मतलब अगर हम बिलखसूस सिर्फ पंजाबी की बात कर लेते, जो काउंटर आर्गूमेंट है वो ये है कि ये लिंग्विस्टिक नेशनलिज्म एक बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट हाँ, है, इट इज़ और वेरी ये इंटरेस्टिंग, ऐसी दिलचस्प कहानियां हैं इस पे वेरी कि इंटरेस्टिंग। जब आप पूछते हैं पंजाब, अगर ये सवाल उठाया जाए तो आप पूछते हैं कि अच्छा भाई ये बताओ कि जब पंजाब पे पंजाबियों की हुकूमत थी तो तब कब थी? वो कहते हैं जी महाराजा रंजीत सिंह के दौर में पंजाब के ऊपर पंजाबियों की हुकूमत थी। फिर आप पूछते हैं कि अच्छा उस वक्त जो दरबार की जुबान थी वो क्या थी? तो पंजाबी को होना चाहिए, लेकिन उस वक्त दरबार की जुबान फारसी थी, ठीक है। तो अगर उस वक्त पेट्रनेज नहीं दिलाई जा सकी, फिर जुबान को जिंदा रखने में बहुत काम करना पड़ता है। ये जो मसला है ये आपको सिर्फ यहाँ नजर आता है पाकिस्तान में, ये हिंदुस्तान में नहीं है। हिंदुस्तान में मतलब, अच्छा हिंदुस्तान में इसकी नोयत बिल्कुल मुख्तलिफ है। हिंदुस्तान में एक गाने वाले हैं, उनका नाम है सतेंद्र सरताज, डॉक्टर सतेंद्र सरताज। याद रहे कि उनकी पीएचडी जो है वो पर्शियन लैंग्वेज में है, ठीक है। वहाँ पे ये कोशिश होती है, जो मतलब मैं ये नहीं कहता कि सब ये कोशिश करते हैं, मेरा जो मुशाहिदा है उसके मुताबिक जिन लोगों को मैं जानता हूँ वो ये कोशिश, और वो पंजाब से ताल्लुक़ रखते हैं, हिंदुस्तानी पंजाब से, वो जब कोई लफ्ज़ नहीं ढूंढ पाते पंजाबी में तो वो संस्कृत में लफ्ज़ ढूंढने की बजाय फारसी में वो लफ्ज़ ढूंढते हैं और उसको रेप्लिकेट करते हैं। इंटरेस्टिंग, ठीक है, यानी कि फिक्र जो होगा उसको रिप्लेस करने की बजाय वो चिंता की तरफ नहीं जाएंगे, वो तशवीश की तरफ चले जाएंगे। वाह। ठीक है, तो वो, और ये चीज़ मतलब मैं काम कुछ कर रहा था तो मुझे इसको लिंग्विस्टिक नेशनलिज्म कहेंगे, क्योंकि वो एक और इन अ वेरी डिफरेंट डोमेन, एक पंजाब का जो सिख है वो लिंग्विस्टिकली जो अपनी सरकार है, मतलब जो वो है लैंग्वेज की मोनोपोली है, ठीक है, उसको ब्रेक करने के लिए वो वापस फारसी की तरफ लौट रहा है। यहाँ पे पंजाबी से वाबस्ता जो एक एहसास कमतरी है, उसकी 2-3 वजूहात हैं। पहली वजह जो है वो एक तसलसल है कि हमारे मुल्क में किसी भी किस्म की, जब आप प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की बात करते हैं तो हमें याद आ जाता है कि हमने इससे पहले एक सूबे को अपनी ज़ुबान बोलने की इजाज़त दी थी, देखो वो किधर चला गया, ठीक है। तो ये मतलब ये मेरा ख्याल है कि इस मुल्क में जो लोग फैसला साजी से वाबस्ता हैं, वो समहाउ उनकी साइकोलॉजी में ये डीपली एम्बेडेड है कि किसी भी तरह की जो आज़ादी है वो बगावत का रास्ता खोलती है, और वो फ़िक्र की आज़ादी, ज़ुबान की आज़ादी से इसलिए गुरेज़ करते हैं। तो नतीजतन पंजाबी जो है वो यहाँ नहीं पढ़ाई जाती। जब एक ज़ुबान पढ़ाई नहीं जाएगी, एक ज़ुबान लिखी नहीं जाएगी,
तो इसका मतलब है कि उस ज़ुबान में कोई भी ऐसा काम नहीं होगा जिसको रिकॉर्ड किया जा सके या जिसको आर्काइव किया जा सके। मतलब ज़ुबान सिर्फ ज़ुबान नहीं ना होती, आप उसे महफूज नहीं कर पा रहे, ठीक है, उससे वाबस्ता त्यौहार हैं, उससे वाबस्ता मेले ठेले हैं, बोलियां हैं, गीत संगीत हैं, गालियां हैं, अज़ान हैं, वो सब आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएगा। जहाँ पे हैं वहाँ पे सिर्फ इसलिए हैं कि उस सभ्याचार या रैतल जिसे कहते हैं उससे जुड़े हुए लोग मौजूद हैं, ठीक है। तो अब बाबू रजब अली बहुत बड़ा नाम है, ठीक है, उनकी जो वो है, उनका एक बाकायदा नाम है। पंजाब में किसी को पता ही नहीं है कि बाबू रजब अली कौन थे, और हिंदुस्तान में या पंजाब में बहुत उनका मतलब उनके कलाम को पढ़ा जाता है, और कविश्री कहते हैं उनकी जो है एक मुख्तलिफ उनकी राइटिंग स्कीम के तहत वो उनका काम है। यहाँ किसी को पता ही नहीं बाबू रजब अली कौन है, ठीक है। लाइक सो मेनी थिंग, अफजल एहसन रंधावा साहब का फिनोमिनल किस्म का काम। इवन अगर हम अपना ये सूफी वो भी देख लें, अगर हम जो है वो बाबा फरीद को देख लें, बुल्ले शाह को अभी चूंकि थोड़ा सा जो हमारे वो पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में जो है वो थोड़ी सी रेलेवेंस आ गई, और कुछ हमारे जो पॉप सिंगर्स हैं उनका एक वो ट्रेंड भी बन गया ना। चूंकि हम खुद बगावत नहीं कर सकते, हम थके होते हैं, तो हम कहते हैं अच्छा हमारे इससे बाबा बुल्ले शाह ने बगावत की है, उनसे पता कर लो, उनसे जो है वो कर लो, तो वो कुछ थोड़ा सा आगे। लेकिन मतलब हमें अपना हीर वारिस कितने लोगों ने पढ़ी है? हीर वारिस पूरी तरह से कितने लोगों ने पढ़ी है, बिल्कुल। मतलब मैं जो उसके गाए हुए हिस्से हैं वही हैं। और मतलब ये एक और खैर फिर बहस से इसका रास्ता खुलता है कि मेडियोक्रिटी जो है वो उसका ये आलम है कि वो हीर वारिस शाह का इतना बड़ा वॉल्यूम है, उसमें से जो 10 या 15 पैसेजेस हैं जो लोगों ने याद किए हुए हैं और गाए जाते हैं, जिन लोगों ने वही 10 याद किए हुए हैं वही 10 सुनाते हैं, लोग कहते हैं वाह वाह क्या बात है, आपको तो हीर का बड़ा मसला ये है ना कि उन लोगों को तो वो 10 भी नहीं पता ना। हाँ, लोगों को वो 10 भी नहीं पता। तो चूंकि लोगों को वो 10 नहीं पता, इसलिए जिनको ये 10 पता है वो कहते हैं कि जैसी हीर हम समझते हैं वैसी कोई नहीं समझता। तो हसन, ये जो माइंडसेट है जो आपने कहा कि बेसिकली कि ये जो खौफ है कि जहाँ पे सोच की आज़ादी आएगी, जहाँ पे तख़य्युल को आज़ादी मिलेगी, जहाँ पे जो है वो ज़ुबान को आज़ादी मिलेगी, तो वो उसके साथ जो लिंक्ड इन सिक्योरिटीज़ हैं वो माइंडसेट बदल क्यों नहीं रहा? वो माइंडसेट बदल इसलिए नहीं रहा कि वो माइंडसेट प्रोडक्ट है एक लाइफस्टाइल की, क्योंकि लोग तो बदल रहे हैं। लोग मतलब लोग बदल वो कोई ऐसी किताब है कि जो शायद उस पर लिख दिया गया है? मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि लोग बदल रहे हैं पर से, ठीक है। देखें, जो ताकत की नफ्सियात है या ताकत से जुड़े हुए लोग हैं, ठीक है, वो मतलब ताकत का एक पूरा इकोसिस्टम होता है, ठीक है। वो जब उस इकोसिस्टम में आ जाते हैं ना, तो वो बिल्कुल ये ज़ालिमैन वैसा शख्स है जैसे कि तुम होते, ठीक है। फिर उनको नहीं याद रहता कि वो तो ऐसे नहीं थे, ठीक है। वो फिर वो यही, जैसे वो कहते हैं ना कि जब आप एक तरफ आ जाते हैं तो आप कहते हैं कि यार इन द लार्जेस्ट इंटरेस्ट ऑफ स्टेट हमें ये करना चाहिए, तो फिर वो लार्जेस्ट इंटरेस्ट ऑफ स्टेट या कोर नेशनल इंटरेस्ट जो है वो डिफाइन करता है कि आप क्या हैं। तो लोग तो नहीं बदल रहे, मतलब पाकिस्तान में तो इतनी साइक्लिक हैं ये चीज़ें कि जो 1952 में हो रहा था वही मतलब 1972 में हो रहा था, और वही 1992 में हो रहा था, और वही 2012 में हो रहा था, और वही मेरा ख्याल है 2032 में हो रहा होगा, 2052 में या 2052 में हो रहा होगा, ठीक है। बिकॉज ठीक, कुछ लोग यहाँ से निकलते हैं, कुछ लोग यहाँ से दाखिल हो जाते हैं, ठीक है। तो मेरी राय में वो जो बदलेंगे भी ना, तो ये ऐसे बदल जाएंगे कि वो नीले रंग की जीन्स उतार के काले रंग की जीन्स पहन लेंगे, ठीक है, लेकिन वो जीन्स टी शर्ट में मलबूस बहरहाल रहेंगे। उनके रवैये, उनके रद्द अमल, उनका ज़िंदगी की तरफ जो तरीक़ाकार है, इस मुल्क के लोगों को कितना इंसान समझना है। मतलब इस मुल्क के लोगों को अगर 1947 में भी 5% इंसान समझा जाता था, तो आज भी उनको 5% इंसान ही समझा जाता है। इस मुल्क बनाने के फैसले में अगर यहाँ के लोगों को 2.5% या 2%
मतलब जब ये फैसला हो रहा था कि एक अलग मुल्क बनाना है, तो उस वक्त इन लोगों से जितना पूछा गया था, आज भी इस मुल्क का बड़ा फैसला करते वक्त इन लोगों से उतना ही पूछा जा रहा है। हालांकि ये फैसले हमारी ज़िंदगी में कैसे बदलते हैं, ये जब इसका आप मतलब माइक्रो और मैक्रो को देखते हैं कि एक बड़े लेवल पे होने वाला फैसला जो है वो मतलब सरकार फैसला करती है कि पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी जाए, ठीक है, वो आदमी या वो सिपाही जिसने पैसे जोड़े हुए हैं कि वो आप ये कह लें कि तलागंग से छुट्टी वापस जाएगा स्कर्दू, उसकी तो पूरी इकोनॉमिक्स हिल जाएंगे, डिस्टर्ब हो जाएंगे। लेकिन इस चीज को कभी किसी ने कंसिडर ही नहीं करना, ठीक है। वो पकौड़े वाला जिसने वैगनों से उतरने वाले मुसाफिरों के लिए वहां पे ठेला लगा रखा है, ठीक है, उसकी पूरी इकोनॉमिक्स हिल जाएगी, वैगन अपना रूट कम कर देगी कि भाई यहाँ पे रुकना ही नहीं है, ठीक। मतलब आप देखें ना, तो क्या कभी किसी ने बड़े बड़े फैसले करते वक्त, मतलब अगेन कमिंग बैक टू द पॉइंट, कि जिस वक्त ये मुल्क बना था उस वक्त लोगों की राय को, उनके मफादात को, उनकी जिंदगियों को कंसिडर किया गया था, फैक्टर इन किया गया था। जितना उस वक्त फैक्टर इन किया गया था उतना ही आज भी लोगों को तो पता ही नहीं था ना। मैं आज तो भी लोगों चूंकि को अपने बुजुर्गों से मैं सुनता हूँ ना, अभी मैं पिछले दिनों ही जब मैं गांव गया हुआ था तो मैं बैठा, लाइक दादा ही है, तो देवर लेके सानू तो पता ही नहीं लगा, सानू तो सारे लोग की चले सी असी भी ताले शाले ला के निकल गए जी, उत्थे असी रह गए, जाना है तो कोई कुछ दिन वापस आ जावांगे, तो असी बस वो चल पे, तो वो दिन ते आज दा दिन ना बस इधर ही बैठे हो। और मतलब अभी आप ये देखें, अभी जो ये हो रहा है अफगान मुहाजिरीन का, ये लोग वापस जा रहे हैं, तो ये बहुत क्लियर पैरेलल है। 40-40 साल से यहाँ रह रहे हैं, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि ज़ाहिर है सरकार ने फैसला किया तो कुछ सोच समझ के फैसला किया होगा, किसी ना किसी तो हो सकता है इस मुल्क के लोगों की बेहतरी हो उसमें कोई, लेकिन इस मुल्क के लोग और उस मुल्क के लोग और इस तरफ के इंसान और उस तरफ के इंसान बुनियादी तौर पे तो बहरहाल इंसान है, ठीक है। आप कभी देखें किस बेचारगी से वो लोग अपने मतलब और वो देखें किस किस्म के सामान है, कूलर, ठीक है, मोड़े, पीढ़ियाँ, 4 प्लेटें, 6 ग्लास, मतलब ये मताए हयात है। कैसे ये जिंदगी जहाँ पे कल थी आज वहां पे नहीं पलट है, गई। ठीक है। अब वो जाएंगे वहां, मतलब उन लोगों के जहनों में घर, आपके जहन में घर का तस्वुर क्या है, उनके जहन में घर का तस्वुर क्या है, आपके जहन में बिजली क्या है, उनके जहन में सोलर की एक प्लेट है जिससे एक छोटी सी पिन जुड़ी है जिससे वो फोन चार्ज करता है, ठीक है। तो ये मुश्किल बातें हैं। और फैसला लेने वाले, नारा लगाने वाले, अलम उठाने वाले, तहरीक चलाने वाले कभी ये नहीं सोचते कि इन चीज़ों की रिपरकशन कितनी ज़्यादा होगी, कितनी बड़ी होगी। वो तो मतलब एक स्पार ऑफ द मोमेंट होता है ना, वहाँ से गुजर जाते हैं, लेके रहेंगे आज़ादी, बच के रहेगा हिंदुस्तान, या इस पुराना पाकिस्तान नहीं नया पाकिस्तान, ठीक है, या हमें मंजिल नहीं रहनुमा चाहिए, या रोटी कपड़ा और मकान, ठीक है, या उम्मीदें नौ, ये क्या चीज़ें हैं, ठीक है। इनसे कभी कभी देखें कि इन नारों ने इंसान को इन द ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स पहले से ज़्यादा गैर महफूज किया है, पहले से ज़्यादा, मेरी राय में, मैं गलत भी हो सकता हूँ, वल्नरेबल किया है, उसकी सेंस ऑफ सिक्योरिटी छीन ली है। तो अच्छा, आपकी चूंकि मैंने जितना पढ़ा, आपको अभी भी पढ़ ही रहे हैं हम क्या मुझे नहीं पता था आपकी जो किताब, जो रेल की सीटी जो आपने लिखी, और जो वो पूरा जो सफ़र और जो कहानियाँ उसमें हैं, और उसमें टोबा टेक सिंह भी एक कहानी है, मिर्ज़ा साहिबान का मैं थोड़ी देर पहले जिक्र कर रहा था, तो एक पार्टीशन का जो एलिमेंट है ना वो बड़ा विजिबल है उसके अंदर, मतलब वो जो पेन है, वो जो दुख है, वो मुझे वो उन कहानियों में जो है वो दिखता है उस तरह से। तो आपका क्या वो ताल्लुक क्या है, वो क्या चीज़ है जो आपको उस पे जो है वो प्रोवोक करती है वो, और अभी तक कभी भी जब हमारी अक्सर गुफ्तगू होती है। मुझे मेरा ताल्लुक क्या है, मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं है जोग्राफियाई
हैसियत से। मेरे जो बड़े बूढ़े थे वो शाहदरा और खान का डोगरा के दरमियान कहीं पे थे, ठीक है। और सो मेरी कोई फर्स्ट हैंड या फैमिली एसोसिएशन पर से नहीं है इस वाक़े से। मैंने जब इस चीज़ के बारे में पढ़ना शुरू किया तो द शीर स्केल ऑफ ट्रेजेडी स्ट्रक मी कि ऐसे, और फिर ये सवालात हैं कि मतलब ऐसे कैसे हो सकता है कि सैकड़ों साल एक दूसरे के साथ रहने वाले लोग रातों रात एक दूसरे को काटना शुरू कर दें। मतलब ऐसा क्या हो गया था। और फिर चूंकि मेरा बहरहाल ताल्लुक एक फौज से रहा है जिसमें नज़रिए का जान, इंसानी जान से ताल्लुक है, कि जो आदमी इस लाइन को नहीं मानता जो कि हमारा बॉर्डर है, उस आदमी को जिंदा रहने का हक नहीं है, ठीक है। तो फिर ये जान, इंसानी जान की हुर्मत, और दूसरी तरफ आप चीज़ें पढ़ते हैं आप, ये एक बहुत अजीब सा डायलेमा है कि एक तरफ मैंने ऐसा महसूस किया, एक तरफ फौज आपको इस मुल्क की बेहद खूबसूरत जगहों पे, खूबसूरत उस तरह से नहीं मैं कह रहा कि जहाँ पे बड़ी फैंसी चीज़ें नहीं, मैंने पाकिस्तान में जितनी खूबसूरत जगहें देखी हैं वो फौज के तवस्सुत से देखी हैं। अब ये उस तरह से नहीं है बात कि भाई ये सारी प्राइम प्रॉपर्टीज इनके पास है, नो, इट्स जस्ट दैट कि मतलब मैं सहरा चोलिस्तान का कभी ना देख पाता अगर मेरी वहाँ पे एक्सेस ना हो। मतलब मैं वहाँ पे पोस्टेड ना होता। मतलब 2002 में एक स्टैंड ऑफ था पाकिस्तान इंडिया का, ठीक है। तो एक घोपे में दबाया हुआ मट्टी का मटका जिसके अंदर कोई इसलिए पानी छोड़ गया है कि कोई भूला भटका मुसाफिर जब यहाँ पहुंचेगा तो उसे प्यास लगी होगी। वाह, ये एक इंसान का इंसान से ताल्लुक जाहिर करता है, ठीक है। और वो ये भी मुमकिन है कि आने वाला इंसान हमलावर हो, ये भी हो सकता है कि वो कोई भूला भटका अपना ही मुसाफिर हो, ठीक है। फिर मतलब आप ये देखें कि इन द थिक ऑफ द बैटल, यानी कि बड़ा स्टैंड ऑफ था, किसी वक्त जंग लग सकती है, ऐसे में हमारे पास, मतलब हम वहाँ बैठे रहते थे बॉर्डर पे, और हमारे पास से काफिले गुजरा करते थे। काफिले तो नहीं, उन्हें चरवाहे होते थे, 100-150 भेड़ें गायें उनके पास, मतलब गायें उनके पास होती थी, और एक आदमी उनको हांका लगा रहा होता था। और वो मतलब उस आदमी को जब हम समझाने की कोशिश करते थे कि भैया बॉर्डर है, तो वो हमारी तरफ हंस के देखता था। वो कहता था अच्छा मुझे समझाया, इनको भी समझा दो जो मेरे साथ 150 गाय भैंस है, ठीक है। एंड इफ यू, मतलब अगर आप इस पूरी चीज को फिलोसॉफिकली डिकंस्ट्रक्ट करें तो वो आप पे तंज नहीं कर रहा, लेकिन वो आप पे तंज कर रहा कि ये बॉर्डर तो तुमने बनाया ना भाई, तुमने जमीन में एक लकीर खींच के कह दिया कि बस इधर नहीं आएगा कोई, ठीक है। सो जहाँ पे फौज आपको ये कहती है कि आपने अपनी मिट्टी की हिफाजत करनी है, फिर अगली बात कहती है कि उस हिफाजत के लिए आपको जो भी करना पड़े, फिर ये कहती है कि अगर तुम्हें जान भी देनी पड़े तो दे देना, फिर थोड़ी देर बाद कहती है अगर जान देनी है तो अपनी क्यों देनी है, उसकी लो जो आ रहा है। ये सारी बातें भी कर रही है और आपको सोचने समझने का भरपूर मौका भी दे रही है। आपको एक ऐसी जगह रख रही है जहाँ पे आप जहाँ तक देख सकते हैं और कोई नहीं है। इट्स लाइक मैं बिल्कुल बॉर्डर पे नहीं Saskatchewan गया। की जो हाँ, wilderness हाँ, है, वाह वाह, बाल्तरो ग्लेशियर की, देवर मोमेंट्स के मुझे लगता था, और मतलब वाकई जहां तक आप देखते हैं सफेद बर्फ, कुछ भी नहीं, कुछ लाइक भी नहीं ओपन है, कुछ भी नहीं स्काई, है, पूरे और चांद की रात है। और वो एक वो जो स्पिरिचुअल एनर्जी है उस एनर्जी जगह के ऊपर, वो तो और एक जगह नहीं है, ऐसी बहुत जगह हैं जहाँ पे सिर्फ आप हैं, आपके साथ 2 सिपाही हैं, और जहां तक आप देख सकते हैं कुछ भी नहीं है, ठीक है। सिर्फ एक स्याह तार है जो बर्फ का सीना चीरती हुई खम्भों के साथ कहीं लकड़ी के साथ खड़ी हुई है, और आप, मतलब आप इस पूरे तजाद को अगर मैं समझाने में कामयाब हूं तो आप समझें कि एक तरफ आप उस ज़मीन की हिफाजत कर रहे हैं, दूसरी तरफ आपको ये सोचने का मौका मिल रहा है और आप सोच रहे हैं। तो वाइल
मतलब मुझे ये चीज़ तो, अगर आप ये समझें कि मैंने तो ये सारी चीज़ें फ़ौज में रहते हुए सीखी हैं। हो सकता है मेरी इस बात पे बहुत से लोग मोतरज़ हों और उनका एतराज़ हक बजानी होगा, क्योंकि ज़ाहिर है जिस आदमी, वो बंदूक जो मैंने उठाई है वो मेरे लिए और बहुत से लोगों के लिए तहफ़्फ़ुज़ की अलामत है, लेकिन बहुत से दूसरे लोगों के लिए दहशत की अलामत है। ठीक है? मैं जब वो बंदूक उठाता हूँ तो अपने तईं एक मुक़द्दस फ़रीज़ा सर अंजाम दे रहा हूँ, लेकिन किसी के लिए मैं एक ऐसा मतलब आप उसे कह लें कि एक मैं निशानदेही कर रहा हूँ या नुमाइंदगी कर रहा हूँ एक ऐसी ताकत की, जिसे वो मानने से मुनकिर है। ठीक है? सो ये और फिर जितने सब कल्चर्स को आप समझते हैं, आप उसमें एथनिसिटीज़ और सब एथनिसिटीज़, आप कोयटा जाते हैं, आपके बाकी यार दोस्त जो हैं वो कंबल खरीदने मीज़ान चौक की तरफ निकल जाते हैं, आप मोटरसाइकिल पे बैठ के अलमदार रोड पे चले जाते हैं। वहाँ जाके आप जब ज़ाहरा बहिश्त, वो जो कब्रिस्तान है, बहिश्त ज़ाहरा, वो आप देखते हैं तो आपको समझ लगती है, आप कहते हैं अच्छा ऐसा कब्रिस्तान भी होता है। ठीक है? एक ऐसा कब्रिस्तान है जहाँ पे लोग हर जुमे के जुमे अपने प्यारों के साथ बैठने के लिए आते हैं, उन प्यारों के साथ जो अब ज़िंदा नहीं है। नहीं है। और वो खाने पका के आते हैं, एंड देयर इज़ अ वेरी सेलिब्रेटरी टोन टू दिस। ठीक है? सो ये एक और तरह के लोग हैं। आप दूसरी तरफ चले जाते हैं तो आप नूर बख्शियों से मिलते हैं, वो एक और तरह के लोग हैं। ओकाड़ा में जब आप जाते हैं तो आप गम्बत में और तरह के लोगों से मिलते हैं। ठीक है? पनुआकिल में आप रहते हैं तो आप सालेपट चले जाते हैं, पीछे वहाँ और तरह के लोग हैं। मिट्टी में और तरह के लोग हैं, भील दरावड़ और हैं, मतलब ये सब चीज़ें, ये सब जगहें। मैं अगर किसी बैंक में नौकरी कर रहा होता तो मैं मतलब बहुत भी होता तो मुझे नेशनल बैंक उमरकोट फेंक देते, जहाँ से मैं जल्दी ट्रांसफ़र करवा के वापस आ जाता। मेरी कभी भी मतलब मेरा सारा बंदोबस्त नोट गिनने पे, पैसे पूरे करने पे और इतना सोचने का और मौका इतना भी ना सोचने मिले। का मौका मिलता, मतलब साफ बात है। मैं अक्सर मजाक में कहा करता था, वो कहते थे क्यों, मैं कहता था कुछ ना करने के इतने पैसे और कहीं नहीं मिलते। तो बट ये मेरी ज़ाती रहे, बहुत लोग मतलब ज़ाहिर है मेहनत भी करते हैं, मेहनत करते होंगे, ये तो नहीं, और बिकॉज टाइम की एक वो है। सो ये मेरा ख्याल है कि ये जो धूप छाँव है, स्याह सफ़ेद है, नेगेटिव पॉजिटिव है, अस्बात इनकार है, इसी के दरमियान से कोई ऐसी चीज़ निकलती है कि आप कहते हैं, मतलब रेल की सिटी पूरी की पूरी जो लिखी गई वो इसलिए लिखी गई कि मतलब लिखने में बहुत हद तक वो डिसिप्लिन इन्वॉल्व था कि मुझे पता था हफ्ते में मेरे पास एक ही दिन है। और जो मुशाहिदा था वो उन सालों का मुशाहिदा था, कुछ ज़ाहिर फ़ौज में आने से पहले की मेरी ऑब्जर्वेशंस थी, कुछ कई, मतलब ज़ाहिर है रेल का सफ़र ही एक्सटेंसिवली तब शुरू हुआ जब मैं फ़ौज में आ गया। तो इसका वो इसका कोई मतलब जैसे अंग्रेज़ का बरसग़ीर पे जो इम्पैक्ट है वो कॉलोनियल भी है, उससे भी इनकार मुमकिन नहीं है, लेकिन रिफॉर्मेटिव भी है, उससे भी इनकार मुमकिन नहीं है। आप एक चीज़ की तौजीह दूसरी चीज़ से निकाल सकते हैं कि चूंकि उन्होंने अपना सामान बाहर भेजना था इसलिए उन्होंने रेल की पटड़ी बिछाई, चूंकि उन्हें एक ऐसी क्लास चाहिए थी जो कि उनका काम करती, नौकरियां करती, इसलिए उन्होंने स्कूल कॉलेज खोले। लेकिन आपको ये भी देखना होगा कि जो नौकरियां उन्होंने दी वो सब के सब इसलिए नहीं दी कि उनका काम चलता रहे। मतलब आखिरी महाज पे या आखिरी इम्तिहान में या आखिरी जायज़े में कोई भी शख्स मुकम्मल तौर पे नेक नहीं होता, कोई भी फ़र्द मुकम्मल तौर पे बद नहीं होता। मतलब मेरी राय है, गलत भी हो सकता, बहुत हैवी होगी। अच्छा चलिए फिर लाइट आते हैं। अच्छा मुझे ये बताएं, मुझे चूँकि पिछले दिनों इत्तेफाक हुआ आपका जो प्ले था, थिएटर प्ले आर्टिकल 25 देखने का जो आपने तहरीर किया, तो ये थिएटर ड्रामा इसकी तरफ कैसे जो है वो एक वैसे तो ताल्लुक है आपका चूँकि उससे, लेकिन थिएटर का ख्याल किस तरह से आया? थिएटर का ख्याल इस तरह से आया कि मतलब ये तो कभी भी ज़िंदगी में कोई काम मुहिम के तौर पे अल्लाह का शुक्र है कि करने कि कभी ऐसा कुछ झंडा वंडा उठा के आगे भाड़ देंगे तो मैं ये काम ये करके दिखाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं था।
सबसे पहले हमने किया था साजिश 1951। तो बिकॉज पाकिस्तान की सियासत और इससे जुड़ी हुई जितनी भी बातचीत है वो या तो डिप्रेस कर सकती है आपको या आपको हंसा सकती है। तो आपके पास दो ही चॉइस, हाँ आपके पास दो ही चॉइसेस हैं, या आप बैठ के डिप्रेस हो या आप इसको कॉमिकली इंजॉय करें। ठीक है, फिर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको मैं समझता हूँ कि डीकंस्ट्रक्ट होना चाहिए, बहुत वक्त हो गया। अब वो खुल के मतलब लोगों को पता तो चले कि भाई ये हुआ क्या था। ये जो लफ्ज़ हम बार बार मेरे नज़दीक साजिश 1951 में सबसे अहम बात ये थी कि हम लोगों को ये बताना चाह रहे थे कि पाकिस्तान के पॉलिटिकल डिस्कोर्स में साजिश का जो लफ्ज़ है वो पहली बार 9 मार्च 1951 को लियाकत अली ख़ान ने अपने रेडियो के ऐलान में किया, जिसमें उन्होंने कहा कि एक साजिश बेनकाब हुई है कि जिसमें ये हुआ है। उस वक्त मतलब आप अंदाज़ा करें कि अभी मैं लाहौर में था तो मुझे किसी ने कहा कि वो साजिश जो है ना, वो आजकल तो साजिश का बड़ा बोलबाला है, था वो प्ले दोबारा। सो हाउ रिलेवेंट इट इज़। 1951 में एक काम हुआ था और 2023 में यानी कि आप को 72 साल के बाद वही काम के ऊपर दोबारा बातचीत हम कर रहे हैं। तो वो और थिएटर में मुझे लगा कि बहुत लिबर्टी है आप लिखने में या तहरीर में। फिर आउटरीच बहुत ज़्यादा है इस मुल्क में, लोगों को किताब पढ़ने की तरफ लाना मुश्किल काम है। थिएटर जब आप कर रहे होते हैं और आप जब थिएटर कर रहे होते हैं तो बहुत से बॉक्सेस चेक हो रहे होते हैं। आप एंटरटेनमेंट दे रहे हैं लोगों को, आप थिएटर की इनकरेजमेंट कर रहे हैं, आप लोगों को एक मोटिवेशन दे रहे हैं कि ये काम भी होता है। आप वो बात कह रहे हैं जो आप लिख नहीं सकते, बिकॉज जब आप लिख रहे होते हैं तब आप वो चीज़ सनद रहती है और बवक्त ज़रूरत काम आती है। जब आप थिएटर में बोल रहे हैं तो इतनी गिरफ्त नहीं है। हम अपना थिएटर किसी को रिकॉर्ड भी नहीं करने देते, ठीक है। तो और फिर आप बहुत सी बातें कह सकते हैं मजाक के पैराए में, ठीक है। और फिर आप लोगों को बता सकते हैं कि भाई सबसे बड़ी बात ये थी कि लोगों को उनकी तारीख सौंप दी जाए कि भाई असल में ना ये हुआ था, अब आराम से घर जाओ और बैठ के फैसला करो कि फैज़ बड़े आदमी थे, बड़े सहाफ़ी थे, नहीं थे। उस साजिश की वजह से आप जो उन्हें रुतबा देते हैं कि बड़े क्रांतिकारी थे, वो थे या नहीं थे, उनका जो बड़ा काम है वो ज़िंदान में है। मतलब ये सारी बातें हैं। और साल पाकिस्तान जब बना तो किस किस्म की क़यादत थी, जिन लोगों जो इस साजिश में थे उनकी असल तहरीक उन्हें किस चीज़ से मिलती थी, ये सारी बातें उसमें। तो वो बहुत अच्छा रहा। लालपुर में हमने किया, बहुत लोगों ने एंजॉय किया। फिर हम गुजरांवाला ले गए, गुजरांवाला में बहुत लोगों ने एंजॉय किया। फिर अगली दफ़ा मतलब 2 साल के बाद 2019 में हमने ये किया था। फिर 2022 में आर्टिकल 25(2), ये आर्टिकल 25(2) बुनियादी तौर पे आलम बरज़ख को रिक्रिएट किया था। फिर मुझे एहसास हुआ कि नहीं, इसमें चीज़ें और ऐड होनी चाहिए, ठीक है। फिर हम अपने मतलब हर प्ले में एक ना एक ऐसा कैरेक्टर रखते हैं जो कि वो बातें कहता है जो होश में आदमी नहीं कह सकता, जो काबिल गिरफ्त है। और वो भी फिर हम 2 से इस दफ़ा हम 5 शहरों में हमने किया, 10 शोज़ हमने किए। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स, बहुत इट वाज रियली गुड। एक एनर्जी होती है हॉल में जो कि अनडिस्क्राइबेबल है। वो एनर्जी ऐसी है कि उसके लिए बंदा सैकड़ों मील का सफ़र तय करके आना सकता। अच्छा, और अभी कोई और भी अभी प्लान कर रहे हैं? इस साल थोड़ा मतलब दास्तान पे काम हो रहे हैं। दास्तान एक जंगल है, इट्स अ स्टोरी ऑफ लव। हम कोशिश कर रहे हैं कि जंगल उगाएं और लोगों को इस बारे में ये मतलब तहरीक तो नहीं है ये, बट इट्स मतलब समझते हैं कि इंसान की एफ्लुएंस ने ज़मीन का बहुत इस्तेहसाल किया है। ये जो ख्वाहिश है कि मतलब मैं टिश्यू पेपर इस्तेमाल करूँ और उसके बाद फेंक दूँ, और ये जो हाथ में टिश्यू पेपर के ज़र्रात से रह जाने वाली आसूदगी है, इस की कीमत जो इस सिस्टम को अदा करनी पड़ रही है, उसके बारे में एक आगाही आहिस्ता आहिस्ता होनी चाहिए। आगाही हो या ना हो, आप अपने हिस्से का काम करें।
करते जाए। हाँ। तो मतलब वो काम है जो हम कर रहे हैं, तो वो है। अगले साल इरादा है एक और खेल के साथ। चले, वाह वाह। तो अच्छा, मुझे ये बताइए, ये जो शहर से दूर आपने दास्तान और एक वो एक कुटिया आपने बनाई है उस कुटिया के माथे पे लिखवा है सब माया है, तो ये तो सब माया है, तो ये माया देखते हुए ये कैसे, ये ख्याल कैसे आया कि भाई इधर बसने आप? ये बिल्कुल एक बंजर बेअबान जगह थी, लेकिन उगने वाले उग जाते हैं सीना चीर के पत्थर का। तो हमने कोशिश मतलब चीज़ें शुरू किसी और तरीके से होती हैं, किसी और नोट पे होती हैं। मैं चूँकि घर के तसव्वुर को समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि आदमी का असल घर कौन सा है, जहाँ वो पैदा होता है, जहाँ वो रहता है। अगर उसकी वाबस्तगी उससे होती है तो वो वहाँ से जुदा कैसे हो जाता है। जब आप ये कहते हैं कि मुझे इस घर की एक एक ईंट से प्यार है, तो आप उसकी एक एक ईंट से अगर आपको प्यार है तो आप उसके दाम क्यों लगा लेते हैं? आप उन ईंटों को मलबे की सूरत में बेच क्यों देते हैं? आपका उस घर से, इसका मतलब है प्यार का रिश्ता नहीं होता, आपका आसूदगी का रिश्ता होता है। आपको आसानी मिलती है वहाँ से। तो मतलब तो अब ये भी था कि यहाँ पे एक घर होना चाहिए। तो एक तो घर, दूसरा ये कि मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ का मौसम बहुत खूबसूरत है और यहाँ के लोग भी खूबसूरत हैं, लेकिन कुछ बातें लोगों की ऐसी होती हैं जो कि तकलीफ दे होती हैं। तो थोड़ा सा शहरों से दूर रहा जाए। और तीसरी चौथी बात ये भी है कि सरकार पे वाबस्तगी कम होनी चाहिए। तो अगर सूरज है तो सूरज से बंदा बिजली मांग ले, अगर ज़मीन है तो उससे पानी की रसद तलब कर ली जाए, और जो खाने पीने का सिलसिला है वो भी खुद ही खुदाई करके कुछ दरियाफ्त कर ले। कुछ जो है तो वो बस ये है कि इंडिपेंडेंट हुआ जाए, सेल्फ सस्टेनिंग सा ऑफ ग्रिड लिविंग का कॉन्सेप्ट है ये, जिसमें बस ठीक है, मतलब जितने ज़रूरत के लोग हैं, जिन्हें आपसे मोहब्बत है, मतलब आप जिनसे मोहब्बत करते हैं, जिनसे आप मिलना चाहते हैं, जो आपसे मिलना चाहते हैं, बस वहाँ तक थोड़ा महदूद रहा जाए। बजाय इसके कि 5,000 फ्रेंड आ जाएं, आप तस्वीर लगाएं, वो नीचे से कहें कि दिस शर्ट लुक्स वेरी अगली ऑन यू। आप बैठ के सोचते रहेंगे यार इस आदमी ने मुझे ये बात क्यों कही है। ठीक है, फिर आपको याद आएगा कि इसने जब तस्वीर लगाई थी 3 दिन पहले तो आपने लाइक नहीं की थी। सो आप कहते हैं यार, मतलब थोड़ा सा जिंदगी को फिर वैसे वक्त भी अब इतना बाकी नहीं बचा ना। अब जवाल की निशानियां आहिस्ता आहिस्ता रूबरू हो रही। तो मुझे ऐसा लगता है कि जितना बहुत थोड़ा बहुत वक्त रह गया है, अब उसे इस अंदाज से गुजारा जाए कि आने वाले इंसानों के लिए कम से कम साफ हवा, साफ पानी, ये चीज़ रह जाए। तो परदेश, अब चूंकि हम आ गए हैं घर की बात पे, तो ये परदेश की क्या कैफियत है, क्या फीलिंग है? हाउ डू यू, आई मीन के मुझे हमेशा से जो कि मुश्किल लगा, मैंने वक्त गुजारा काफ़ी और इधर भी वक्त गुजारा, तो एक वो जो डिटैचमेंट की होती है ना कैफियत, वो बड़ा तंग करती है आपको समटाइम्स। देश परदेश जो है ना, इसकी वारदात हर शख्स पे अलग है। ठीक है, हम फौज में थे तो ये वो कहा जाता था कि सिंधियों का परदेश उनके घर के सेन से शुरू हो जाता है। और घर से निकलते ही वो कहता है कि हम परदेश में जा रहे हैं। जो लोग घर में नहीं होते या जो घर से चले गए होते हैं, हम वो उनकी अपने वालिदैन से वाबस्तगी बहुत और तरह से होती है। मैं चूँकि बोर्डिंग में रहा हूँ, तो मैं अपने, और मैं इस बात को अभी भी स्ट्रगल करता हूँ कि ये क्या, मतलब इसकी डायनामिक समझने की कोशिश करता हूँ कि जो आदमी घर में नहीं रहता उसका घर से क्या रिश्ता है। तो जब आपको घर का रिश्ता समझ आ जाता है तो फिर आपको ये रिश्ता समझ आ जाता है कि देश और प्रदेश क्या है। मैं अब पिछले 2-3 साल से ये मामूल है कि कुछ वक्त यहाँ कुछ वक्त वहाँ, अ, जैसे बहुत सी चीज़ों का हतमी जवाब नहीं है, वैसे भी मुझे इस चीज़ का जवाब नहीं मिलता कि मुझे ज़्यादा आनंद कहाँ मिलता है। इसका मेरे पास जवाब नहीं है।
मैं जब वहाँ जाता हूँ तो ज़ाहिर है वहाँ सिस्टम्स हैं, वहाँ पे दरवाज़ा मुझसे पहले शख्स जाने वाला खोल के मेरा इंतज़ार करता है कि मैं गुजर जाऊँ, फिर वो दरवाज़ा बंद करेगा और गाड़ी रुक जाती है। माइंडफुलनेस है, छोटी छोटी बातें हैं जो हो सकता है लोगों के लिए इतने मानी ना रखती हों। लेकिन जब मैं यहाँ आता हूँ तो मतलब इस जगह की खुशबू है, इस धूप की एक गरमाइश है, इस सांस की एक मौसम, ठंडक हाँ है। इस मौसम की एक खुशबू है एक मतलब और मैं यहाँ आके अपने आप को ज़्यादा घर में महसूस करता हूँ। और फिर एक और चीज़ जो हो रही है वक्त के साथ साथ, वो ये जो वर्चुअल कनेक्टिविटी है कि आप अपने सब बहन भाइयों से बात कर लेते हैं, जो कि जब आप एक जगह रह रहे होते तब नहीं कर पाते। अब ये होना शुरू हो गया है, तो वो भी कभी कभार आपको लगता है, मुझे अक्सर ऐसे दिन होते हैं कि पूरे पूरे दिन मुझे नहीं लगता कि मैं पाकिस्तान में नहीं हूँ। और इसी तरह कभी कभार मुझे यहाँ बैठ के लगता है कि मैं मतलब किसी और मुल्क में रह रहा हूँ। तो लेकिन बहरहाल फिर इसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर आपकी उम्र का भी है। आप उम्र के एक हिस्से में सफ़र को और तरह से लेते हैं, उम्र के दूसरे हिस्से में आप सफ़र को और वारस शाह मियाँ गन्ना चूप सारा मज़े वख ने पोरियां पोरियां दे। तो ये बात है कि हर फेज़ में इसका एक अलग कॉन्टेक्स्ट है, इसका कोई फाइनाइट आंसर नहीं है, हतमी जवाब नहीं है। क्योंकि अभी एक बड़ा एक पाकिस्तान में जो इकोनॉमिकल सिचुएशन थी और एक रुझान शुरू हुआ, और उसमें मैंने देखा कि बहुत सारे लोग जिनका इवन तख्लीक से भी ताल्लुक़ है, और वो सब जो है ना वो मुल्क छोड़कर जाना चाह रहे हैं या जा रहे हैं या प्रोसेस के अंदर हैं। और एक वो बड़ा एक वो भी क्राइसिस की सिचुएशन होती है कि आप क्वेश्चन करना शुरू कर देते हैं कि यार मे बी आई थिंक दिस इज़ द राइट डिसीजन, कि मतलब शायद अपनी आप उस इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी को देखते हैं या उस एस्पेक्ट को देखते हैं और आप कहते हैं कि कूच कर जाना चाहिए। कूच तो लोग इसलिए करते हैं ना कि सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है, वो ज़िंदा रहना चाहते हैं और उन्हें लगता है कि यहाँ पे इन सर्कमस्टांसेस में वो ज़िंदा नहीं रह पाएंगे, वो किसी ना किसी चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे होंगे। जो डंकी लगाने वाले लोग होते हैं, आप कभी इनसे मिलें तो आप जब तक नहीं मिले होते तब तक आप यही सवाल करते हैं कि किस तरह के लोग डंकियां लगाते हैं। जब आप उनकी कहानियां सुनते हैं तो आप सोचते हैं कि हमने अभी तक डंकी क्यों नहीं लगाई अगर हम इन हालात में होते तो ये तो है। लेकिन जो मतलब इन सर्कमस्टांसेस से परे अगर आप ये सारा इमिग्रेशन, माइग्रेशन, हाउ टू गो, वेयर टू गो, व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू, ये तमाम सवाल निकाल के भी देखें ना, मिसाल के तौर पे आप पाकिस्तान में भी आसूदा हैं और एक मुतमईन ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और परदेश में भी मुतमईन ज़िंदगी गुजार रहे हैं और आसूदा हैं, तभी इट विल बी एन एप्पल फॉर एन एप्पल ऑरेंज। तब आप एक ऐसी सिचुएशन में होते हैं कि आप इस पूरी चीज़ को एनालाइज कर सकते हैं, तब जाके आप किसी सही जवाब की तरफ बढ़ सकते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि उस वक्त मैं चूँकि खुदा का शुक्र है दोनों मुल्कों में ठीक हूँ, मुझे भी ये बात समझ नहीं आई कि मुझे, और शायद अब चूँकि दास्तान एक मतलब वो एक जगह है जिसे जिसे बाकायदा मैं अपनी नज़रों के सामने रंग बदलता हुआ देख रहा हूँ, वो खैर किस तरह से सब्ज़ हो रही है। तो ये है कि सोचते हैं कि आई थिंक इट्स मोर अबाउट, आई मीन देयर इज़ पॉइंट कि आप यू आर ट्राइंग टू फाइंड मीनिंग इन योर लाइफ, कि आप उसकी तलाश में होते हैं। आप उसकी तलाश में होते हैं, फिर अगेन वो कहते हैं कि जब आपको किसी लेकिन ये मीनिंग भी बड़ा ही कोई जो है ना एक वो मुझे कहना चाहिए कि आप इसको लफ्ज़ दें कि वो एक दलदल है। हाँ ये दलदल है, फिर वो और ये दलदल अगेन जब आप ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हैं ना, तो फिर जो इल्हामी किताबें हैं वो आपके रेस्क्यू को आती हैं। ऐसे मौक़ों पे मेरी एक बड़ी पसंदीदा वो है, आयत है बाइबल की, और लोमड़ियों के भट्ट हैं और परिंदों के घोंसले, मगर ऐ इब्ने आदम
तेरे सर छुपाने की कोई जगह नहीं। सो ऐसा ही है। तो डिड यू फाइंड एनी मीनिंग? नो, स्टिल लुकिंग। अभी तक नहीं समझ रही कि भाई क्यों आए थे यहाँ पे, भाई करना क्या था। कुछ जिम्मेदारियां हैं, ज़ाहिर है कोई बच्चे हैं, आपने उनको खिलाना पिलाना पालना पोसना बड़ा करना, एक अच्छी तालीम देना, एक अच्छा हुनर देना, एक जिम्मेदार शहरी बनाना वगैरह वगैरह, अच्छे संस्कार देना, ये चीज़ें। अदर देन दैट अगर मतलब इन चीज़ों को हटा दिया जाए, क्योंकि ये भी सब्जेक्टिव है, मतलब आज से को 200 साल पहले लोग अपने बच्चों को तहजीब सिखाने के लिए तवाइफों के पास भेजा करते थे, ठीक है। वाह। तो मतलब ये भी एक वो है ना, एक बहुत ऐसी चीज़ है जो बदलती है, अपना मफहूम बदलती है। तो इसके अलावा ये जो बाकी है कि भाई क्यों, क्या पर्पस क्या है ज़िंदगी का। हाँ। और खैर अभी नवंबर शुरू हो गया, पूरी दुनिया में लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद नवंबर ब्लूज का शिकार होगी। हाँ, नवंबर क्वेश्चन या विंटर ब्लूज हाँ, का जो हाँ। शिकार है वो होगी। नवंबर का महीना ऐसा होता है कि जिसमें दुनिया में सबसे ज़्यादा लोग डिप्रेसिव हो जाते हैं। सो लेकिन साल के बाकी 11 महीनों में भी मैं कोई बहुत बड़ा मकसद अपनी ज़िंदगी में से तलाश नहीं कर पाया। अच्छा, मेरे जैसे जो अनपढ़ लोग हैं, जो समझने की कोशिश कर रहे हैं, वो तो आप जैसे जो ऑथर्स हैं, जो लिखारी हैं, या जो वेल रेड लोग हैं, हम तो देखते हैं यार इनसे शायद कोई हमें कोई मकसद, कोई मतलब, कोई हमें कुछ मिल जाए हमें। मैं इन तीनों से कोई ना मैं पढ़ा लिखा हूँ, ना मैं ऑथर हूँ, ना मैं कोई लिखारी हूँ। मतलब एक मैंने चीज़ लिखी है बट वैसे ही है जैसे आप डायरी लिखते। तो हाँ, लेकिन मतलब जाहिर है आपके पास अब आप दूसरों के मुशाहिदात और उनके तजुर्बात से हर वक्त अपना दामन भर रहे होते हैं। अच्छा इसने ये किया था, इसने ऐसे देखा है इस चीज़ को, इसने ऐसे देखा है। मिसाल के तौर पे जब अंग्रेज़ों की फ़ौज, इनके वर्ल्ड वॉर 1 में ब्रिटिश आर्मी जब जेरूसलम को कॉन्कर कर लिया उन्होंने, ऑटोमन तुर्कों को शिकस्त दे के, जब वो अंदर जा रहे थे तो वो उनका जो जर्नैल था, वो एलन बाया जनरल, वो सलाहुद्दीन अयूबी की कब्र पे जाके कहता है कि लुक सलादीन वी आर बैक, कि भाई हम अपने ताम झाम के साथ मगरिब या यूरोप जो है वो वापस आ गया है मशरिक में। लेकिन इंटरेस्टिंगली उसकी फ़ौज में एक पारसी सिपाही भी है जो हिंदुस्तान से गया हुआ है। वो अपने दिल में और ही चीज़ सोच रहा है। वो ये बिकॉज बिफोर इट ऑल हैपेंड इट वाज पार्ट ऑफ पर्शियन एम्पायर, ठीक है, तो डेरियस वगैरह की। वो दिल में खुश हो रहा है कि देखो आखिर 2-3 हजार साल के बाद हम अपनी जगह पे वापस आए हैं, ठीक है। सो आपने जब आप जो मानी आपको लग रहा होता है वो भी मुकम्मल मानी नहीं होता। आप एक बंद कमरे में हाथी के एक हिस्से को हाथी समझ रहे होते हैं, क्योंकि तमन्ना की वुसअत की किसको खबर है। हाँ साहब। तो यही है कि मतलब हर गुजरते हुए लम्हे में यही नारा लगाते हैं, हसन को उजागर होश में, हसन अपने दीवारों दर पर नजर। तो ये है सिलसिला। और ये चलता, ये एक वो एक एक जंग है जो चल रही है, जी, जो बकौल शाहरुख खान जब तक है जान, जब तक क्या जान, तो ये अंदर की एक जंग है, ये चल रही है। चल। अच्छा, मुझे एक और, ये तो चले, फिर कुछ हैं, अब मुझे लगता है कम ही लोग हैं जो ये भी सोचते हैं कि भाई, क्योंकि हमारे यहाँ इस मुल्क में तो आपके और मसाइल इतने हैं कि आपको ये मौका ही नहीं मिलता कि ज़िंदगी का मकसद क्या है, या मीनिंग क्या है, या हमारा कोई बड़ा कोई हमारा कोई ऑब्जेक्टिव भी है यहाँ पे। 26 डिग्री सेंटीग्रेड में होता लोगों को। हाँ। कि मतलब एक कंड्यूसिव, एक ढंग का टेम्परेचर हो, या वो ठंड के जरिए मतलब वो ठंड में हाथ रगड़ रहे होते हैं, या वो गर्मी हो रही है यार, तो वो ये 26 डिग्री सेंटीग्रेड पे जहाँ पे इंसान का शऊर निस्बतन बेहतर अंदाज में काम कर सकता है, वो गर्मी सर्दी की फिक्र से आज़ाद होता, वो 26 डिग्री ही नहीं पूरा होता, ठीक है। तो अच्छा, मैंने एक और अभी ये देखा ना कि जब हम आज की अब हम बात करते हैं तो कंपटीशन इतना है ना, एक अजीब, मैं किसी जगह पढ़ रहा था अभी पिछले दिनों ही, कि एक तरफ जो है हमने
पूरी हमारी जो टीचिंग है, पूरी जो हमारी इन्वायरमेंट है, वो कंपटीशन के ऊपर है। एक कम्पिटिटिव इन्वायरमेंट है कि मुझे इससे आगे निकलना है, चाहे वो इंडिविजुअली है, चाहे वो मुल्क हैं, चाहे वो बड़े स्केल कबीले हैं, कुछ भी हैं, एक कम्पिटिटिव इन्वायरमेंट है, ठीक है। और फिर हम साथ में बात करते हैं कि नहीं, हमें तो पीस चाहिए, हमें तो जो है वो अमन चाहिए, या हमारा जो मेरा जो ऑब्जेक्टिव है वो इससे या उससे आगे निकलना नहीं है। मेरा ऑब्जेक्टिव है कि मुझे अपने अंदर वो पीस डेवलप करना और अपनी जो एक फुलफिलमेंट है, या जो हम माइंडफुलनेस की बात करते हैं, उसको लेके चलना है। मैं इस बारे में मतलब एक बड़ी क्लीशेड सी बात है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है, और अगेन मैं दोबारा डिस्क्लेमर दूंगा कि हो सकता है मैं गलत हूँ, कि जो तज़ाद है वो इंसान के अंदर खुद है। वो अपनी ज़ुबान से मुसावात का नारा लगा रहा होता है, लेकिन वो अपने अमल से अदम मुसावात को साबित करता है। ट्रू दैट। ठीक है, वो जो चाह रहा है वो नहीं चाहता। ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये अब इसे आप एक्सप्रेशन का कॉन्फ्लिक्ट कह लें कि वो खुल के बता ही नहीं रहा कि वो क्या चाहता है, या मतलब वो कहता है कि नहीं, सब लोगों को पीसफुली रहना चाहिए, साथ ही वो अगली ही सांस में कोई ऐसा काम कर रहा होता है कि वो किसी वायलेंस का रास्ता निकाल रहा होता है। ठीक है, या मतलब वो कहता है कि हमें स्टेबिलिटी होनी चाहिए, दुनिया में स्टेबिलिटी होनी चाहिए, लेकिन वो खुद दुनिया को डिस्टेबलाइज कर रहा होता है। ठीक है, वो कहता है कि हमें नेचर के साथ कोएग्जिस्ट करना चाहिए, लेकिन वो खुद नेचर का बेड़ा गर्क कर रहा होता है। वो देखे ना, वो जब अब नेचर की आपने बात की कि दुनिया में इस वक्त जो पोल्यूशन की हम बात करते हैं, और ख़ासकर सी पोल्यूशन की जब हम बात करते हैं, तो वो अदारे, वो कंपनियां जो सबसे ज़्यादा पॉल्यूट कर रही हैं, वही सबसे ज़्यादा नारे हाँ, जो है वो मतलब वो कहती हैं कि हम सी सेव, या मतलब ये वो है। और आप मतलब कल परसों में देख रहा था, नेस्ले की बोतल पे लिखा हुआ है कि हम हर साल 100 मिलियन लीटर जो है वो ज़राअत के लिए इस्तेमाल कर। मतलब यार, ये किसको आप बेवकूफ़ बना रहे हैं? सो ये तो खैर एक वो है, एक और तरह की वो है, गिमिक है, लेकिन एक बहुत बेसिक लेवल पे मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग जो इंसान जो कह रहा होता है और जो वो कर रहा होता है, ये जो तज़ाद है, ये जब और अगर आप इसको मज़ीद अंदर तक लेके जाएंगे, उसके दिल और दिमाग में जो जंग है, ठीक है, उसी जंग की एक्सट्रपलेशन है, जो तमाम जंगें हैं, तमाम कॉन्फ्लिक्ट हैं, या जो एक कांस्टेंट। फिर अब इसमें वेरियस और चीज़ें इंट्रोड्यूस हो गई, इसमें सोशल मीडिया आ गया है, सो फेसबुक है, ट्विटर है, एक फॉल्स इंटेलेक्चुअल एटमॉस्फेयर है ट्विटर में, ठीक है, एक फॉल्स लाइफस्टाइल है फेसबुक इंस्टाग्राम पे, पे। एक फॉल्स डिपिक्शन या रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेल्फ है इंस्टाग्राम पे, ठीक है। और मतलब वो कूड़ की काश्त इतनी हो चुकी है कि लोग समझते हैं कि यही फसल है, ठीक है। तो और मतलब इतना शोर है कि उसमें अगर कोई एक आध आदमी सुर लगा भी रहा है तो किसी को समझ ही नहीं लगेगी, सुनाई नहीं दे, सुनाई नहीं देगा। तो इतना क्योस है कि इसमें सैनिटी अगर है भी ना, तो वो किसी को चाहिए ही नहीं। मतलब किसी को उन चीज़ों के जो तलबगार हैं वो है ही नहीं। तो आप मतलब हम आप उस वक्त वीसीआर बेच रहे हैं जब लोगों के पास, लोग देख रहे, कैसेट से नहीं है, वीडियो टेप भी नहीं है, तो आप दुकान बंद कर लें फिर। तो ये दुकान बंद कर लेना भी एक तरह की वो एक रेक्लूज में चले जाते हैं। तो आप लिखते, आप कहते हैं क्या मतलब लिख के क्या कर लेंगे, ऑल दो लिख के अगर आपने कुछ करना भी होता तो वो होना नहीं था, लेकिन फिर भी आदमी कहता है तो फिर आप कूड़ की काश्त होने दें। हाँ, आप होने दें, यू कैन नॉट हेल्प इट। ये इतने बड़े स्केल पे हो रही है, इतने बड़े स्केल पे हो रही है कि आप कुछ नहीं कर सकते, और इसके सब्सक्राइबर्स मौजूद है, देयर इज अ मार्केट टू इट, ठीक है। तो फिर आपकी आवाज़ या जो वो सेन वॉइसेस हैं, अगर वो भी ख़त्म हो जाएंगी, तो फिर आपकी सेन वॉइस ख़त्म हो जाएगी, तो मतलब ऐसा थोड़ी होगा कि आपकी जो सेन वॉइस है उसके पीछे लोग रैली करके बदल देंगे कुछ। मतलब एंड ऑफ द डे इट डजंट चेंज। ये मतलब विंडमिल ऑफ गॉड ही है, बस बैठ के
मतलब हो सकता है ये बात बड़ी दकियानूसी लगे या यासियत से भरपूर, हाँ, लेकिन प्रैक्टिकली अगर हाँ हमें ये it's मतलब फिर आदमी ये सोच लेता है कि मैं लिखूंगा फिर मतलब क्या फ़ायदा है इसका। बस ठीक है, अगर एक बात मुझे पता लग गई है ठीक है तो अच्छी बात है, मेरी हद तक ठीक है। मैं भाग भाग के लोगों को क्यों बताता फिरूं कि तुम्हें पता है कि ऐसा होता है, तुम्हें पता है कि ये जो यूरिया तुम खेत में फेंकते हो ये बाद में समुद्र में जाके मछलियों को तंग करता है। लोगों ने मेरी बात सुन के यूरिया फेंकना बंद तो नहीं कर दिया। लेकिन हो सकता है कोई कोई एक जहन कोई कभी किसी जगह कोई कोई शमع रोशन हो जाए। मतलब देन अगेन ये वो एक डिबेट है जो कि करनी चाहिए, बट फिर 25-26 साल की उम्र में ये डिबेट ठीक लगती है। वो कहता है कि अगर 25 की उम्र में आप अपने दिल से नहीं सोच रहे और 40 की उम्र में अपने दिमाग से नहीं सोच रहे तो कहीं कुछ ना कुछ गलत जरूर है। ये हसन मुझे ये मायूसी क्यों दिख रही है? हसन को अगर इतना मायूस वो हसन को अगर होश में आ रहा है, वो अपने दीवार दर पे नजर कर रहा है तो ये मतलब रिफ्लेक्टिव होता है ना आदमी। अब लाजिम नहीं होता कि आप अपने इर्द गिर्द होने वाले इनजस्टिस को देखें और आप फेसबुक पे स्टोरी स्टेटस लगाएं, इंस्टा पे स्टोरी लगाएं। ये आपकी जो ओवरऑल सेंस ऑफ जस्टिस है उसको भी तो हिलाती है ना। ठीक है कि भाई अगर ये मतलब ये जो बच्चे मर रहे हैं गजा में, मैं अगर इनके बारे में कुछ कह नहीं रहा, मैं ट्विटर पे लिख नहीं रहा, इसका ये मतलब नहीं है कि ये मुझ पे असरअंदाज नहीं है। ये जारहियत जो है ये कहीं ना कहीं तो मुझे ऑल्टर कर रही है ना। और ये वो लोग कर रहे हैं जिनकी तरफ दुनिया उसूल के लिए देखती है, जिन्होंने आदर्श का आलम उठाया हुआ है, ये वो लोग हैं जो दुनिया को ज्ञान बांटते हैं, ज्ञान बांटते हैं, ये वो लोग हैं। ठीक है, तो आपका पूरा एक फ्रेमवर्क ही हिल जाता है जिस बुनियाद पे एक इमारत उस्तवार होती है। ठीक है, ये इमारत उसूल की बुनियाद पे उस्तवार होती है, बट स्टिल उसूल को भी कोई ना कोई इम्प्लीमेंट करने वाला तो चाहिए होता है ना, जिसको देख के आप कहते हैं कि अच्छा ठीक है ये मुआशरा इन उसूलों पे मबनी है, इस मुआशरे में ये काम ठीक हो रहा है, ये काम गलत हो रहा है। तो अगर वो पूरा मुआशरा ही एक और नोइंग फुली वेल, ठीक है, तो मतलब फिर आप मतलब फिर आप जंगल में अगर दिया जला भी लेंगे तो कितना एक रोशन हो जाएगा जंगल। तो ये है। तो ये जो यासियत और मायूसी मुझे इधर दिख रही है, तो वेयर डू यू सी पाकिस्तान? आई मीन कुछ उम्मीद, कुछ दिए, कुछ रोशनी दिख रही है आपको? नहीं, ये एक मुख्तसर शॉर्ट जजमेंट तो नहीं से कहा जाएगा, मतलब ये एक शॉर्ट असेसमेंट है। लेकिन इतना बड़ा मतलब 22 करोड़ लोगों का मुल्क है, ठीक है, इनके बारे में प्रेडिक्शन नहीं की जा सकती। कोई प्रेडिक्शन करना भी एक तरह का इनजस्टिस है इन लोगों के साथ। डायनेमिक लोग हैं, कोई ऐसे इम्बेसाइल तो नहीं है, कोई ऐसा तो नहीं है कि लेकिन फिर आपकी वही बात आ जाएगी कि इन लोगों की तो वो राय ही नहीं है ना। हाँ, और वो दूसरी तो बात ये है कि मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि यहाँ पे सब लोग हंसी खुशी रहें, लेकिन मैं ये भी नहीं कर सकता कि मतलब भरपूर रोशनी में मैं कह दूं कि नहीं अंधेरा है। ठीक है, सो हालात अच्छे नहीं हैं। ये वो मतलब एक तो वो नुकसान है ना जो कि सियासी, समाजी, सफारती, मुआशरती, मुआशी सतह पे हुआ है। एक वो नुकसान है जो कि शऊरी सतह पे हुआ है। एक गांव में पंजाबी का एक निज़ामुद्दीन साहब बात सुनाया करते थे कि एक गांव में एक मोची आया और उसने सबसे पहले ज़माने में ये होता था कि आप मोची को आप खाल दिया करते थे, चमड़ा खुद देते थे और वो उसका जूता बनाया करता था। वो आया तो बहरहाल सब लोगों ने उसे चीज़ें दी, चमड़ा दिया, ये सुबह उठे तो वो मोची फरार हो चुका था। सब लोग चौक की चौपाल में बैठ के मतलब गांव की चौपाल में बैठ के ये चैमागुइयाँ कर रहे थे। सबसे ज़्यादा ऊंची आवाज़ में गांव में मरासी जो था वो रो रहा था। उससे पूछा कि भाई तुम्हारा क्या नुकसान हुआ? कहा मेरा तो माँ भी ले गए।
तो भाई हमारा तो माफ ही ले गए। पै दर पे इस मुल्क पे हुकूमत करने वालों ने हमसे उम्मीद छीन ली है, हम्म, और उम्मीद बड़ी ज़रूरी चीज़ है। हाँ, उसके बिना तो मुश्किल है। तो डू यू थिंक कि हम इतनी बात करते हैं, क्योंकि आप खुद स्टोरी टेलर हैं, आप दास्तान गो हैं, आप कहानी सुनाते हैं, तो क्या कहानी से जो है वो कोई कोई चेंज आ सकती है? मेरा बड़ा ये सवाल होता है ना, हम बड़े दावे करते हैं जी कि सोशल चेंज थ्रू स्टोरी टेलिंग और थ्रू फिल्म मेकिंग और थ्रू म्यूजिक और थ्रू आर्ट। अगर ये बात आपने किसी प्रपोजल में लिखनी हो ग्रांट्स के लिए, तो फिर ये बड़ी फैसिनेटिंग है, लेकिन नहीं। मतलब एक इतना बड़ा, मतलब स्केल बहुत बड़ा हो गया ना, ठीक है। पहले एक शहर में 200 के करीब कस्बे में लोग रहते थे, वो एक आदिल हुक्मरान आता था या सरपंच आता था तो वो ठीक हो जाता था मामला। हम्म, अब मतलब इतने ज्यादा लोग हैं, और उनमें, और मतलब इस जवाल से लोगों का रोजगार वाबस्ता है, इस जवाल से किसी का उरूज मशरूत है। हम्म, हम गिरेंगे तो कोई उठेगा। उठेगा। हम्म, तो इसलिए हमारे मुकद्दर में शायद यही पस्ती है। हम्म, और दूसरा फिर उसमें अलमिया ये है कि आगाही है ही नहीं। हाँ, शऊर नहीं है, और हम्म, शऊर के लिए कोई ऐसा वो भी नहीं हो हम्म, रहा। मैं कल किसी से बात कर रहा था, तो उसने मुझसे पूछा कि आप मुझे फ़लस्तीन के मसले पर राय दें। तो हम्म, मैंने उसे कहा कि इसको ऐसा है कि ये यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ से शुरू। उसने कहा नहीं, मुझे 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 हाल बताएं। मैंने कहा भाई, तुम्हारे पास मसले को सुनने का वक्त नहीं है, हम्म। और तुम हल के तलबगार, ऐसे नहीं हो सकता। ऐसे नहीं हो सकता। ठीक। वो जो नफसा नफसी हाँ, वो है जो भाग बस। दौड़ है ना कि भाई मुझे जल्दी से 2 मिनट में हल निकाल के दे। अच्छा, ये भी एक और मतलब ये एक चीज तंग रिडक्टिव है ना, करती है ये ना। रिडक्टिव है, तुम्हें पाकिस्तान के मसले का हल बता दे 2 मिनट। हाँ, नहीं नहीं, लेकिन मुझे एक चीज बड़ी तंग करती है कि बड़ा ना हम जो है वो सरफेस लेवल पे जो है ना वो चीजों को, इस तरह के इश्यूज को, अब जिस तरह आप कह रहे हैं, या हम ओवरऑल अगर मैं देखता हूँ तो हम बड़ा सरफेस लेवल पे हम टच करते हैं, बड़ी सतही तौर पे हम जो है वो देखते हैं, हम इन डेप्थ हमने जाने ही छोड़ दिया, इतना हम डिटैच हो चुके हैं। वो मतलब अगेन वही वाली बात है कि everybody is in a great rush to give an opinion, not realizing that there's a thought process that should go beneath an opinion। ठीक है, आपको कुछ ना कुछ तो पढ़ना चाहिए ना, कुछ ना कुछ तो समझना चाहिए कि भाई ये हो क्यों रहा है, इसकी मैकेनिक्स क्या है। बड़ा सादा सा सवाल है। अच्छा भाई आप बताएं पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला क्या है? भाई मैं कैसे बता सकता हूँ कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला क्या है? So, मतलब क्या पाकिस्तान साफ पानी की फराहमी इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला है? चैट जीपीटी बता देगा। चैट जीपीटी बता दो। चैट जीपीटी ही बता सकता है, और वो बेहतर एक है भी कि बता देगा, वो 10 भी बता हाँ वो देगा। 10 भी बता देगा, बिकॉज वो तो आप फिर वो चैट जीपीटी से पूछ लें, वही आपको वो आपकी मर्जी का जवाब देगा, बिकॉज ये इंसानों की बात हम कर रहे हैं ना। अच्छा, जो मैं कह रहा हूँ ना कि सरफेस लेवल पे, या मैं जो कह रहा हूँ सतही तौर पे, तो उसमें जो दूसरा जो ट्रेजेडी हुई है वो ये कि वो महसूसात खत्म हो गई ना। महसूसात ख़त्म हो गई, उन महसूसात की कोई वैसे वक़्त नहीं रह गई। बहुत क्लीशे बन गया लोगों के नज़दीक कि यार अच्छा बड़ा अफ़सोस हुआ। मतलब जैसे बम धमाके में लोग मरते हैं, 2007 में जब पै दर पै ये धमाके होना शुरू हो गए थे, तो फिर बस ये होता था कि आज कहाँ हुआ है, ठीक है? तो आप डिसेंसिटाइज़ हो जाते हैं। इसी तरह मतलब जब बुनियादी चीज़ें या बुनियादी ज़रूरियात लोगों की पूरी नहीं हो रही, तो वो फिर एस्थेटिक्स की तरफ या फीलिंग्स की तरफ या मतलब सेंसिटिविटीज़ की तरफ कैसे जाएँगे? ये तो तब होता है ना जब एक ख़ास हद तक आपकी बुनियाद, मतलब आपको सर्दी नहीं लग रही है, आपको खाना मिल रहा है, आप और 100 चीज़ें हैं, तो तब आप सोचते हैं कि नहीं यार ये ज़मीन पे हशरातुल अर्ज़ का भी हक है, जानवरों का भी हक है, तो मुझे कोई जानवरों के लिए कोई जगह बनानी चाहिए, कीड़ों को उठा के मसल नहीं देना चाहिए। मतलब ये हम इकट्ठे को, अगर आपको आप भूख लगी हुई है तो आप घोड़े को खा लेंगे, आप ये नहीं सोचेंगे कि आपकी उससे रफ़ाक़त, एक हद तक सोचेंगे लेकिन मतलब सो वो महसूसात जो है वो इतना डिके हो चुका है सेट इन, ठीक है, कि वो महसूसात का चैप्टर बंद हो गया एक तरह से।
और वो महसूस ही नहीं हो रहा, वो महसूस मतलब नम हो गए हैं, डिसेंसिटाइज हो गए। और ये भी महसूस नहीं हो रहा ना कि महसूसात हाँ, खत्म हो गई। ये मतलब उसका वो रहा ही नहीं ना, हाँ, वो रहा ही कॉन्टेक्स्ट नहीं। है। वो मैं किस जगह पढ़ रहा था कि जो आम लोग हैं उनको पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है। हाँ, ठीक है, और उससे बड़ी बात यह है कि उनको ये भी नहीं पता कि हो क्या रहा कि है। हो क्या रहा है, बिकॉज वो रोजमर्रा की दौड़ धूप में इतने उलझ गए हैं कि आप उनसे कैसे तवक्को कर सकते हैं कि वो सड़क पे निकल के एहतजाज करेंगे, उनको जमहूरियत चाहिए। उन्हें जमहूरियत से पहले खाना चाहिए। ठीक है, तो मतलब बाहर वो जमहूरियत का हिस्सा भी इसलिए बनते हैं जब खाने का वादा जब किया खाने जाता का है। वादा किया जाता है कि भाई खाना खा के जा। हसन, काफ़ी मेरा ख्याल है महसूसात के हवाले से जो है हमारी बात हो गई, और आपसे रिक्वेस्ट ही है, क्योंकि आपकी किताब ये मेरी गलती है कि मेरे पास इधर इस स्टूडियो में नहीं है, अगर होती तो उससे पढ़ के देते, लेकिन अब ये प्रिंट है और ये हमारी पुरजोर फरमाइश के ऊपर हमें तोबा टेक सिंह अगर आप सुना दें। और मुझे इसकी जो बुन्नत है और जो उसकी अदायगी है और जिस तरह आपने उसको वो कहते हैं कि प्रोया है, वो तो मतलब मैं जब भी मैं पढ़ता हूँ तो मैं उसमें खो जाता हूँ। गोजरा की बस्तियों से आगे किसी दरवेश की याद में एक शहर आबाद है। सुना है पहले पहल इस गुजरगाह पे कुछ भी न था। जब ये बुजुर्ग यहाँ पहुंचे तो इन्होंने अपनी चादर बिछाई और डेरा लगा लिया। टोबा पानी से भरा था और टेक सिंह सरशारी से, सो दोनों की शुक्रगुजारी खल्क़ खुदा के काम आई। टेक सिंह हर आने जाने वाले को पानी पिलाते और दुआएं लेते। आहिस्ता आहिस्ता खिदमत और दुआओं की बुनियाद पे ये टोबा टेक सिंह के नाम से आबाद हो गया। टोबा टेक सिंह से जुड़ी एक कहानी अमीर चंद कोहली की है, जो अपने मुरब्बे पे जमींदारा करते थे। शहर में अक्सरियत मुसलमानों की थी और सिख हिंदू खाल खाल ही नजर आते। अमीर चंद भी ऐसे ही एक हिंदू थे। ऊपर तले पैदा होने वाली बेटियों और बेटे की आरजू ने उन्हें एक दरगाह पे भिजवा दिया। मज़ार के फ़कीर ने उन्हें ये मन्नत मांगने का मशवरा दिया कि अगर उनके यहाँ बेटा हुआ तो वो उसकी परवरिश सिख मज़हब पे करेंगे। अगले साल जब अमीर चंद के यहाँ बेटा पैदा हुआ तो उन्होंने वादे के ऐन मुताबिक उसका नाम बशिन सिंह रखा। यूं तो सारा साल इस आंगन में रौनक रहती, मगर जब गर्मियाँ आती तो अमीर चंद की बेटियाँ शुमाली हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ आबाद होती, टोबा टेक सिंह पहुँच जाती और जेठ हाड़ तक वहीं रुकती। बहनें दुख सुख करती और बच्चे खलियान घूमते। अब अमीर चंद की औलाद ऑस्ट्रेलिया के साहिलों से गरबल हिंद के जजीरों तक और वॉशिंगटन के बर्फाब से दुबई के सहरा तक हर जगह आबाद है, मगर उन्हें न टोबा भूलता है और न ही उस सिख का एहसान। वो बच्चे जो तकसीम के वक्त बहुत छोटे थे, अब पूरी दुनिया घूम चुके हैं, मगर उन्हें गाँव के तालाब से खरबूजों की शेरीनी तक सब कुछ याद है। सन 47 की गर्मियों में भी हर साल की तरह अमीर चंद के यहाँ उनका खानदान इकट्ठा था। एक शाम वो मुरब्बों से लौटे तो चौक में गैर मामूली रश था। दायरे में खड़े कुछ मुसलमान अपने काफिले पे गुजरने वाली क़यामत का हाल सुना रहे थे। इस मुहाजिर काफिले की कुछ बेटियां कुओं की नज़र हुईं और जो बच गईं वो इंसान की हैवानियत के सबब जिंदा लाश बन चुकी थी। अमीर चंद को लगा कि सफ़र, जुल्म और बेबसी से उनके चेहरे कुछ बदल से गए थे। घर पहुंचने पे उन्होंने बैठक में माझी राम से हुक्का मंगवाया और नए मुंह में रख के बहुत देर तक सोचते रहे। मगरिब से थोड़ा पहले अचानक धमाकों की आवाज़ें सुनाई दी और फिर शोर शुरू हो गया। भागो, मारो और बचाओ के इस आलम में किसी को सामान की फिक्र नहीं थी। हर कोई बस भाग रहा था। जूं जूं बलवाइयों की आवाज़ें करीब आती जाती, ये लोग एक गली से दूसरी गली में छुपते जाते, यहाँ तक के बलवाई ज़्यादा हो गए और गलियां कम। शहर की आखिरी गली आई तो पुलिस भी हरकत में आ गई और उन्हें इन लोगों से बचाने के लिए अनाज मंडी में ले गई, जिनके साथ वो सालों से रह रहे थे। अनाज मंडी में पड़ाव बढ़ा तो कई लोग भूख से और कई बीमारी से मरने लगे। बंदे और खुदा के दरमियान तरपाल की एक फटी बोसीदा सी तह हायल थी, जो दुआ के अलावा और कुछ न रोकती थी। खेमे के अंदर उम्मस के सबब रहना मुश्किल था और खुले आसमान के नीचे बेटियों के साथ रहना नामुमकिन।
हर आने वाले दिन के साथ राशन कम पड़ता जाता था और वबाएं ज़्यादा। अमीर चंद सोचते कि मदरसे में मौलवी साहब जब तारीख़ पढ़ाते तो बताया करते थे कि हिंदुस्तान में जितने भी बादशाह आए उनकी जंगें बादशाहों से हुआ करती थी, लोग एक दूसरे से नहीं लड़ते थे। अब जब हिंदुस्तान आज़ाद हो रहा था तो लोग एक दूसरे के खून से अपनी प्यास क्यों बुझा रहे थे। सबको माजी राम की फ़िक्र भी लाहक थी, मगर ये कोई नहीं जानता था कि माजी राम अब माजी खान हो चुका है और अपने नए हम मजहबों के साथ मिलकर अमीर चंद की हवेली को लूट रहा है। जिस दिन स्पेशल ट्रेन आई, उन्हें कैंप में रहते हुए 2 माह गुजर चुके थे। खौफ से कपकपाते होंठ और नामालूम दुआओं से लरसते वजूद भेड़ बकरियों की तरह डब्बों में ठूंस दिए गए। ये वो मौसम था जब पूरे हिंदुस्तान के रेलवे स्टेशन एक सा मंजर पेश कर रहे थे। नौमौलूद लकीर के दोनों तरफ से आने वाले लाखों अफराद अपने वजूद पे हजारों दास्तानें लिए फिरते थे। पपड़ी जमे होंठ, आंखों के कोनों पे गर्द की दस्तखत, चेहरे पे मैल, शिकनों में पड़ी मिट्टी की लकीरें और जुबान पे नमक का जायका, ये सब कहानियां ही तो थी। स्टेशन पे लगी टूटियों के गले खुश्क हो चुके थे और रास्ते भर में कहीं पानी ना था। रेल टोबा से निकली तो लाहौर स्टेशन पहुंचकर अपनी सज़ा सुनने के लिए खड़ी हो गई। इस ट्रेन की सलामती का दारोमदार हिंदुस्तान से आने वाली ट्रेन पे था। अगर उधर से मुसाफिर जिंदा आ जाते तो यहाँ से इन लोगों की सलामत वापसी का इम्कान था, वगरना लाशों भरी ट्रेन लाशों के साथ ही वापस जाती। दूर से आती रेल की कूक कान पड़ी तो पायदान से झांकते चेहरे नजर आए। आने वालों की जिंदगी की क़िस्मत के, जाने वालों की जान बख्शी हुई। ट्रेन अमृतसर के रास्ते पटियाला पहुंची तो दिवाली का दिन था। बाहर निकलते हुए मुसाफिरों को फूलों के हार पहनाए गए। अमीर चंद को लगा कि लाहौर रेलवे स्टेशन पे भी सब लोग ऐसे ही थे। रेल के बड़े बड़े शीशे में अमीर चंद ने देखा कि NWR के हरूफ के नीचे उसे अपना चेहरा भी चौक में खड़े उस मुहाजिर जैसा नजर आया। अमीर चंद वाले टोबा टेक सिंह को तो 50 साल होने को आए, मगर मंटो का टोबा टेक सिंह कल का किस्सा लगता है। कहने को तो ये बिशन सिंह नामी एक पागल की दास्तान है, मगर इसमें हिंदुस्तान पाकिस्तान की सारी तकसीम का कर्ब उतर आया है। कहानी का मरकजी किरदार जो पागल खाने का मकीन था, असासों की तकसीम के दौरान जज्बात की तकसीम पे आके रुक गया। उसका दिल, उसके जिस्म और उसकी रूह उसकी वाबस्तगी के दरमियान बट रही थी। शायद इसी का नाम बंटवारा था। बिशन सिंह का जोर ना तो मास्टर तारा सिंह पे चला और ना ही जिन्ना साहब पे। वो ना तो जवाहरलाल नेहरू को जानता था और ना ही उसे अंग्रेज सरकार की सियासत समझ पड़ती थी। सो उसका गुस्सा बस अपने आप पे ही निकला। कहते हैं मंटो ने जिस शाम पाक टी हाउस में पहली बार ये अफसाना पढ़ा, उस दिन वो किसी तौर उस उम्र या अहद का नहीं लग रहा था जिससे उसका ताल्लुक था। अफसाने की आखिरी लकीरें पढ़ने से पहले मंटो ने एक नज़र हॉल पे डाली। महफिल पे खामोशी का मुकम्मल राज था। जिस वक्त वो आखिरी जुमलों पे पहुंचा, लोग खुली आंखों से रो रहे थे। सूरज निकलने से पहले साकत व सामत बिशन सिंह के हल्क से एक फलक शगाफ चीख निकली। इधर उधर से कई अफसर दौड़ते हुए आए और देखा कि जो आदमी 15 बरस तक अपनी टांगों पे खड़ा रहा था, ओंधे मुंह लेटा है। इधर खारदार तारों के पीछे हिंदुस्तान था, उधर वैसी ही तारों के पीछे पाकिस्तान। दरमियान में जमीन के इस टुकड़े पे जिस पे कोई नाम नहीं था, टोबा टेक सिंह पड़ा था। वाह 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 वाह। और ये फिर उधर ले गई। और ये फिर वहाँ थैंक यू सो मच हसन भाई, थैंक यू। आई डोंट हैव एनी वर्ड्स इसके बाद। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।